हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जीएमआर कैरियर पॉइंट ऑनलाइन क्लासेस। थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी फेलियर और बैड वेदर की वजह से डिस्कनेक्ट हो गई थी क्लासेस। अभी वापस कंटिन्यू हम रनिंग में चलते हैं। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, व्हेन परफॉर्मिंग ए पेल्विक एग्जामिनेशन, जब पेल्विक एग्जामिनेशन परफॉर्म कर रहे हैं, द नर्सेज ऑब्जर्व ए रेड सोलन एरिया। पेल्विक एग्जामिनेशन कर रहे हैं, उस पेल्विक एग्जामिनेशन पर रेड सोलन एरिया ऑन द राइट साइड ऑफ द वेजाइनल ऑरिफिस। वेजाइनल ऑरिफिस के राइट साइड में स्वेलिंग दिखाई दे रही है, रेड एरिया जो है वो विजिबल हो रहा है। द नर्सेज वुड डॉक्यूमेंट दिस एन एनलार्जमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये किसका एनलार्जमेंट है, ये नर्स को फाइंड आउट करना है, डॉक्यूमेंटेशन करना है। देखो एनलार्जमेंट कहां पर हो रहा है, दैट इज द राइट साइड ऑफ द वेजाइनल ऑरिफिस। इस साइड में एनलार्जमेंट जो है वो हो रहा है और जो पेल्विक एग्जामिनेशन हो रहा है उसमें ये असेस हो रहा है। तो ये किस चीज का एनलार्जमेंट है, ये नर्सेज को फाइंड आउट करना है। पैरोटिड ग्लैंड का एनलार्जमेंट, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका आंसर रेडी रखिए। क्या आपका आंसर है? पहला ऑप्शन है पैरोटिड ग्लैंड का एनलार्जमेंट। तो पैरोटिड ग्लैंड जो है वो तो रिप्रोडक्टिव रीजन की अपन बात करें, यहाँ पर प्रेजेंट है नहीं, तो इसको हटा ही दो, ये तो इसका आंसर नहीं है। तो पैरोटिड ग्लैंड ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो है वो पार्ट बिल्कुल भी नहीं है, ये तो अपना आंसर रहेगा भी नहीं। और बहुत सारे भी कुछ ना कुछ तो ऐसे होंगे जिन्होंने इसको भी आंसर कर दिया होगा, मतलब पैरोटिड ग्लैंड को भी इन्होंने पोजीशन चेंज करके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के वहां ट्रांसफर कर दिया होगा, तो उनका तो कुछ कहना ही नहीं है। पैरोटिड ग्लैंड रिमूव कर देंगे। दूसरा कौन सा, स्किन्स ग्लैंड, ये रिप्रोडक्टिव के अंदर आती है। बार्थोलिन ग्लैंड रिप्रोडक्टिव के अंदर आती है। और नेक्स्ट कौन सा है, क्लाइटोरिस है। ये सारी चीजें रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स के अंदर ही आते हैं। स्किन्स ग्लैंड, बार्थोलिन ग्लैंड और कौन सा है, दैट इज क्लाइटोरिस। ये तीनों रिप्रोडक्टिव के पार्ट्स है, इनमें से कोई एक आंसर जो है वो रहेगा। एक पैरोटिड को तो हमने रिमूव कर दिया। स्किन्स ग्लैंड, बार्थोलिन और क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस की अपन बात करें तो क्लाइटोरिस जो है वो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है। कौन सा पार्ट हो गया, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। क्लाइटोरिस इज द एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन। 2.5 सेंटीमीटर, दिस इज द लेंथ ऑफ द क्लाइटोरिस। इरेक्टाइल टिश्यू का बॉडी होता है जो मॉन्स प्यूबिस के जस्ट नीचे की तरफ होता है, मॉन्स प्यूबिस के जस्ट बिलो। 2.5 सेंटीमीटर इरेक्टाइल टिश्यू का पार्ट है, इरेक्टाइल टिश्यू बॉडी है इन द एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और यही क्लाइटोरिस जो है ये होमोलोगस होता है किसके, ग्लांस पेनिस ऑफ द मेल। तो मेल के अंदर ग्लांस पेनिस और फीमेल के अंदर क्लाइटोरिस, ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे की होमोलोगस होती है। लेंथ कितना क्लाइटोरिस का, 2.5 सेंटीमीटर। किस में आता है ये, सर एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन के अंदर आता है। तो ये तो यहाँ पर लिखा हुआ है राइट साइड ऑफ द वेजाइनल ऑरिफिस। और क्लाइटोरिस जो है वो मोस्ट एंटीरियर पार्ट, मॉन्स प्यूबिस के जस्ट नीचे की तरफ जो है वो क्लाइटोरिस प्रेजेंट रहता है। इसका मतलब सर इसको भी हटा देंगे। यहाँ तो राइट साइड पूछा हुआ है, क्लाइटोरिस तो टॉप पार्ट की तरफ होता है, मॉन्स प्यूबिस के नीचे की तरफ, इसको भी हटा दो। बचे दो है, स्किन्स ग्लैंड और बार्थोलिन ग्लैंड। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अपन पढ़ते हैं वेस्टिब्यूल रीजन होता है, ट्रायंगुलर स्पेस होता है वेस्टिब्यूल रीजन। इस वेस्टिब्यूल में कितनी ओपनिंग होती है, 4 ओपनिंग होती है। सबसे पहले यूरिथ्रल ओपनिंग होती है यूरिनेशन के लिए, फिर आता है वेजाइनल ओपनिंग जो क्वाइटस एक्टिविटी के लिए, एक्सपल्शन ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लड के लिए और एक्सपल्शन ऑफ फीटस के लिए जो है वो काम आता है, दैट इज वेजाइनल ओपनिंग। फिर दोनों साइड में बार्थोलिन ग्लैंड ओपन होती है, बार्थोलिन डक्ट खुलती है जो बार्थोलिन ग्लैंड के सिक्रीशन लेके आती है। और फिर कौन सी आती है, स्किन्स ग्लैंड आती है। ये 4 ओपनिंग जो है वो किसमें पाई जाती है, वेस्टिब्यूल में पाई जाती है। वेस्टिब्यूल कैसा होता है सर, ट्रायंगुलर स्पेस होता है। इस ट्रायंगुलर स्पेस में 4 ओपनिंग पाई जाती है। अब राइट साइड ऑफ द वेजाइनल ऑरिफिस बात करें तो स्किन्स ग्लैंड जो है वो पोस्टीरियरली होती है, स्किन्स ग्लैंड थोड़ा पोस्टीरियरली होती है। और बार्थोलिन ग्लैंड जो है वो एंटीरियरली होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है वो कौन सा, सी है। बाकी जो है वो इसके आंसर नहीं रहेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो गया, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी कि ये जो रेड स्वेलिंग एरिया राइट साइड ऑफ वेजाइनल ऑरिफिस दिखाई दे रहे हैं, ये बार्थोलिन ग्लैंड की स्वेलिंग को इंडिकेट करेंगे। बाकी ऑप्शन इसका आंसर जो है वो नहीं रहेगा। क्लियर है? क्लाइटोरिस का इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है, लेंथ 2.5 सेंटीमीटर, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, मॉन्स प्यूबिस के जस्ट नीचे की तरफ पाया जाता है और ये होमोलोगस होता है ग्लांस पेनिस ऑफ द मेल के। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, ड्यूरिंग प्रीनेटल क्लास, यानी प्रीनेटल क्लास की बात कर रहे हैं, द नर्स एक्सप्लेन द रेशनल फॉर ब्रीदिंग टेक्निक। प्रीनेटल मतलब प्रेगनेंसी के टाइम की बात कर रहे हैं और ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में नर्स जो है वो एक्सप्लेन कर रही है, मतलब लेबर के टाइम पे किस टाइम का ब्रीदिंग टेक्निक की अपन बात करते हैं। ब्रीदिंग टेक्निक ड्यूरिंग प्रिपरेशन फॉर लेबर,
मदर को लेबर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और ब्रीदिंग टेक्निक्स के बारे में जो है वो बता रहे हैं। द अंडरस्टैंडिंग दैट ब्रीदिंग टेक्निक्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अचीविंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो लेबर में ब्रीदिंग टेक्निक्स की क्या इंपॉर्टेंस है इसके बारे में जो है वो इसके अंदर पूछ रहे हैं। तो क्या बताएगी नर्स मदर को कि ये ब्रीदिंग टेक्निक आप हमें क्यों सिखा रहे हो, क्या इंपॉर्टेंस है। तो लेबर के टाइम ब्रीदिंग टेक्निक का इंपॉर्टेंस क्या है वही नर्स को बताना है। क्या इंपॉर्टेंस बताएगी, ब्रीदिंग टेक्निक फैसिलिटेट रिलैक्सेशन। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर आपका रेडी रखना है, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसका राइट आंसर क्या होगा। तो पहला ऑप्शन है फैसिलिटेट रिलैक्सेशन, पॉसिबली रिड्यूसिंग द परसेप्शन ऑफ द पेन। ये जो ब्रीदिंग टेक्निक है वो रिलैक्सेशन में हेल्प करेगी, है ना। लोअर जो यूट्राइन सेगमेंट है, लोअर यूट्राइन सेगमेंट में रिलैक्सेशन होगा, स्पेस बढ़ेगा तो बेबी आसानी से डिलीवर हो पाएगा, ये एडवांटेज हो जाएगा। तो क्या फायदा है ब्रीदिंग टेक्निक का कि सर ब्रीदिंग टेक्निक से रिलैक्सेशन होगा। इसके अलावा पॉसिबली रिड्यूसिंग द परसेप्शन ऑफ द पेन, पेन का परसेप्शन भी कुछ हद तक क्या हो जाएगा, कम। मदर को लेबर पेन भी कुछ हद तक कम महसूस होगा, पहले ऑप्शन का मतलब ये है। दूसरा ऑप्शन है एलिमिनेट पेन सो दैट लेस एनाल्जेसिया एंड एनेस्थेटिक्स आर नीडेड। पेन को बिल्कुल खत्म कर देगा, एलिमिनेट करने का मतलब पेन बिल्कुल खत्म हो जाएगा ब्रीदिंग टेक्निक से, ताकि एनेस्थीसिया और एनाल्जेसिक्स की बहुत कम आवश्यकता रहेगी। दूसरा ऑप्शन ये है। तीसरा है रिड्यूस द रिस्क ऑफ फीटल डिस्ट्रेस बाय इंक्रीजिंग यूटेरो प्लेसेंटल परफ्यूजन। फीटल डिस्ट्रेस को कम करेगा, कैसे कम करेगा, ब्रीदिंग टेक्निक से यूट्रस प्लेसेंटल ऑक्सीजनेशन इंप्रूव होगा, सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, इससे ब्रीदिंग टेक्निक का रोल आएगा और फीटस को डिस्ट्रेस नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन ये है। और चौथा ऑप्शन है एलिमिनेट पेन एंड गिव द एक्सपेक्टेंट पेरेंट्स समथिंग टू डू। पेन को एलिमिनेट करेगा, चौथा ऑप्शन भी ये इंडिकेट कर रहा है। ये चार ऑप्शन है, इसका राइट आंसर जो भी आपका है वो आप प्रिपेयर रखो, मैं आपको आंसर बता रहा हूं। तो देखो ये जो ब्रीदिंग टेक्निक है, ये ब्रीदिंग टेक्निक जो लेबर के टाइम पर काम में लेते हैं, ये ब्रीदिंग टेक्निक पेन को कभी भी एलिमिनेट नहीं करेगी। पेन बिल्कुल एलिमिनेट नहीं होगा, कम जरूर होगा, लेकिन एलिमिनेशन के बिल्कुल पेन खत्म ही हो जाएगा ब्रीदिंग टेक्निक से, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अच्छा सर आपने लाइन बोल दिया कि पेन को बिल्कुल खत्म नहीं करेगा, तो दो ऑप्शन तो यहाँ पर हटा दिए हमने। एलिमिनेट पेन वो बिल्कुल नहीं होगा, एलिमिनेट पेन ये बिल्कुल नहीं होगा। तो आपको क्या याद रखना है, ब्रीदिंग टेक्निक जो लेबर में काम में लेते हैं वो पेन को बिल्कुल खत्म नहीं करती है। दो तो हट गए, अब दो बच गए अपने पास, 50-50 हो गया, अब दो में से एक सही आपको चूज करना है। तो नहीं पता था तो अब याद रखना है, ब्रीदिंग टेक्निक्स पेन को बिल्कुल खत्म नहीं करेगी। नेक्स्ट इसके बाद ऑप्शन क्या है, पहला और ए और सी बच गया। सी वाला ऑप्शन क्या है, रिड्यूस द रिस्क ऑफ फीटल डिस्ट्रेस। फीटल डिस्ट्रेस के रिस्क को रिड्यूस करेंगी, कैसे, बाय इंक्रीजिंग यूटेरो प्लेसेंटल परफ्यूजन। यूट्रस प्लेसेंटल सर्कुलेशन बढ़ेगा ब्रीदिंग टेक्निक से, नहीं, यूट्रस प्लेसेंटल सर्कुलेशन बढ़ने वाली बात भी नहीं रहती है। यूटेरो प्लेसेंटल सर्कुलेशन प्रॉपर तब होगा जब यूट्रस सही होगा और प्लेसेंटा सही होगा, और वो दोनों सही है तो फीटल डिस्ट्रेस नहीं होगा। तो ये ऑप्शन भी हटा दो। तो लास्ट बचा हुआ कौन सा है, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका सही जवाब ए है। ब्रीदिंग टेक्निक क्या काम करेगी, रिलैक्सेशन को आसान करेगी, फैसिलिटेट का मतलब आसान करना है, एंड पॉसिबली रिड्यूस द परसेप्शन ऑफ पेन, पेन के परसेप्शन को कुछ मात्रा में कम करेगी। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रायोरिटी फोकस ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस विद द करंट अर्ली पोस्टमार्टम डिस्चार्ज। किस बारे में पूछ रहे हैं, अर्ली पोस्टमार्टम डिस्चार्ज के बारे में पूछ रहे हैं। नॉर्मली अपन पढ़ते हैं कि वेजाइनल डिलीवरी होती है तो 48 से 72 घंटे में डिस्चार्ज करते हैं, ये गवर्नमेंट की प्रोटोकॉल है। सिजेरियन सेक्शन होता है तो स्टिचेस रिमूव करने के बाद जो है वो पेशेंट को या मदर को क्या करते हैं, डिस्चार्ज करते हैं, ये गवर्नमेंट की नॉर्म से प्रोटोकॉल है। तो अर्ली डिस्चार्ज जो ये हो रहा है, अर्ली पोस्टमार्टम डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज का मतलब हॉस्पिटल से छुट्टी की बात कर रहे हैं, वो वेजाइनल डिस्चार्ज की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये जो हॉस्पिटल से अर्ली पोस्टमार्टम डिस्चार्ज हो रहा है, ये पोस्टमार्टम डिस्चार्ज 48 से 72 घंटे बाद कर रहे हैं, तो इसका क्या बेनिफिट है, किस वजह से कर रहे हैं, इसके बारे में इस क्वेश्चन के अंदर पूछा है। पहला ऑप्शन है इसका, एक्सप्लोरिंग द इमोशनल स्टेटस ऑफ द फैमिली, फैमिली के इमोशनल स्टेटस को एक्सप्लोर करने के लिए। दूसरा, प्रमोटिंग कंफर्ट एंड रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ को प्रमोटिंग कंफर्ट, एक सुविधा बढ़ जाए, घर पे थोड़ा सही माहौल मिलता है, मतलब एक हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट और घर का, तो सीधी सी बात है हर किसी को अपने घर का वातावरण नहीं सही लगता है, हॉस्पिटल आने से सारे लोग डरते भी है, एक नॉर्मल पब्लिक के अंदर ये परसेप्शन जो है वो रहता है। तो प्रमोटिंग कंफर्ट एंड रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ, इसके लिए डिस्चार्ज करते हैं। तीसरा, फैसिलिटेट सेफ एंड इफेक्टिव सेल्फ एंड न्यूबॉर्न केयर, खुद की
और न्यूबॉर्न केयर, इसको आसान करना है, इसलिए जल्दी से उसको 48 से 72 घंटे बाद क्या कर देते हैं, डिस्चार्ज कर लेते हैं, ताकि मदर घर जाकर के उसकी क्या करे, केयर वगैरह प्रोवाइड करे, खुद की केयर करे और बच्चे को केयर प्रोवाइड करे। और चौथा ऑप्शन क्या है, टीचिंग अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग, फैमिली प्लानिंग की इंपॉर्टेंस टीचिंग करना है। तो ये तो डिस्चार्ज के बाद तो होगा नहीं, ये तो शुरू में ही रहेगा, हॉस्पिटल से छुट्टी देने से पहले ही उसको बताएंगे। इस ऑप्शन को तो हटा देते हैं अपन। बाकी इसके अंदर बचा एक्सप्लोरिंग द इमोशनल स्टेटस ऑफ द फैमिली, promoting comfort and restoration of health और facilitating safe and effective self and newborn care। तो ये आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है, सी है। हॉस्पिटल से जल्दी डिस्चार्ज करने का क्या पर्पज है, तो पर्पज ये है कि फैसिलिटेटिंग सेफ एंड इफेक्टिव सेल्फ एंड न्यूबॉर्न केयर, ताकि खुद की और न्यूबॉर्न की सेल्फ केयर हो सके और इफेक्टिव केयर हो सके। बच्चे के अपगार स्कोरिंग वगैरह सही आ रहा है, मदर्स का डिलीवरी हो गया, 48 से 72 घंटे में वाइटल्स भी नॉर्मल आ गए हैं, सारी चीजें असेस कर लिया, मदर भी ओके है, एकदम ओके तो नहीं रहेगी लेकिन काफी हद तक सारी चीजें स्टेबल है, मदर की वाइटल बिल्कुल ठीक है, बच्चे का अपगार स्कोरिंग भी अच्छा आया है, स्टेबल है दोनों। तो 48 से 72 घंटे बाद उनको डिस्चार्ज कर देते हैं, ताकि वो घर जाकर के अब मदर अपनी और बच्चे को केयर जो है वो प्रोवाइड करेगी। ये पर्पज है अर्ली डिस्चार्ज का। क्लियर है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग इन ए वुमन वुड बी कंसिस्टेंट विद ए प्रेगनेंसी ऑफ 2 मंथ ड्यूरेशन। कितने महीने की प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं सर, 2 महीने की प्रेगनेंसी की बात कर रहे हैं। 2 मंथ किस में आएगा सर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर आएगा। क्लियर है, ये सारी चीजें अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर है कि सेकंड ट्राइमेस्टर है वो आपको कंक्लूजन निकालना है, और सिंपल सा है, कोई बड़ी बात नहीं है, सीधा सीधा 2 मंथ लिखा हुआ है सर, ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर है, पहले 3 महीने का एक ट्राइमेस्टर हो गया, तो ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर इनमें से क्या फाइंडिंग देखने को मिलेगी, ये हमने पढ़ा था। डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी के कौन से वीक पर कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स अपीयर होती है प्रेगनेंसी की, साइन क्या है, सिम्टम क्या है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर के क्या है, सेकेंड ट्राइमेस्टर के क्या है, थर्ड ट्राइमेस्टर के क्या है, वो सारे हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे। तो अगर आपको वीक्स याद है कौन सा किस में आता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। और वैसे भी इजी सा क्वेश्चन है, आपका आंसर रेडी रखिए। आपका आंसर क्या है, मैं ऑप्शन पढ़ रहा हूं आपके सामने। वेट गेन ऑफ 6 to 10 पॉइंट्स, कितना वजन बढ़ रहा है, 6 से 10 पाउंड वजन बढ़ रहा है। एंड द प्रेजेंस ऑफ स्ट्राइक ग्रेविडेरम, एक ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास फुलनेस ऑफ द ब्रेस्ट एंड यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, ब्रेस्ट फुलनेस हो रही है और यूरिनरी फ्रीक्वेंसी जो है वो अपीयर हो रही है। नेक्स्ट इसके बाद ब्रेक्सटन एक्स कॉन्ट्रैक्शन एंड क्विकनिंग अपीयर हो रहा है। और चौथा इसके बाद है इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट एंड बैलॉटमेंट। ये 4 चीजें जो है वो मेंशन कर रखा है। इनमें से राइट आंसर आपने चूज कर लिया होगा, इजी सा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन देखते हैं, वेट गेन ऑफ 6 to 10 पॉइंट्स, 6 से 10 पाउंड की वेट गेन की अपन बात कर रहे हैं। तो 6 से 10 पाउंड वेट गेन की अगर अपन बात करते हैं, तो ये अभी अपन ने डिस्कस किया था कि लगभग 3 से 5-6 किलो के बीच में ये वेट आएगा। 6 से 10 पाउंड है, ये लगभग कितना होगा, 3 to 5 kg के समथिंग होगा। मैं राउंड फिगर में लिख रहा हूँ, एग्जैक्टली नहीं लिख रहा हूँ। तो 6 से 10 पाउंड लगभग 3 से 5 किलो की समथिंग हो गया। 3 से 5 किलो वेट गेन क्या 2 महीने में बढ़ जाता है? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 3 से 5 किलो वेट नहीं सर, नहीं बढ़ता है, इसको हटाओ, ये आंसर नहीं है। 3 से 5 किलो वेट सेकेंड ट्राइमेस्टर थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर बढ़ता है, 155 हमने लिखा था, इस ऑप्शन को हटा दो, ये आंसर नहीं है। और वैसे भी ये भी आप कैलकुलेट नहीं कर रहे हो तो इसको देख सकते हो, स्ट्राइक ग्रेविडेरम। स्ट्राइक ग्रेविडेरम कौन से ट्राइमेस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी? हाँ सर बताई थी आपने, स्ट्राइक ग्रेविडेरम हमने डिस्कस किया था। 20 वीक्स पर अपीयर होता है। कितने वीक पर अपीयर होता है? 20 वीक पर। 20 वीक कौन से ट्राइमेस्टर में आता है सर? 20 वीक तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में आता है। यहाँ किस ट्राइमेस्टर के बारे में पूछ रहे हैं सर? फर्स्ट ट्राइमेस्टर की विशेषताओं के बारे में पूछ रहे हैं, इसको भी हटा दिया हमने। तो पहला ऑप्शन तो है नहीं, पहला ऑप्शन जो है वो सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर आ रहा है, ये सेकेंड ट्राइमेस्टर की विशेषता हो गई। क्लियर है? स्ट्राइक ग्रेविडेरम सेकेंड ट्राइमेस्टर में आता है। क्या होता है स्ट्राइक ग्रेविडेरम? बताया था मैंने आपको, एक लीनिया नाइग्रा बताया था, एक बताया था स्ट्राइक ग्रेविडेरम, और एक कोलाज्मा, स्किन से रिलेटेड चेंजेस के बारे में बताया था। ठीक है, स्ट्राइक ग्रेविडेरम स्मॉल पिंक कलर लाइन ऑन एब्डोमेन रीजन, उसी को बोलते हैं स्ट्राइक ग्रेविडेरम। दूसरा ऑप्शन अपन पढ़ते हैं, फुलनेस ऑफ द ब्रेस्ट एंड यूरिनरी फ्रीक्वेंसी, ब्रेस्ट फुलनेस और यूरिनरी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है। बिल्कुल सर, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये चीज जो है वो कौन से ट्राइमेस्टर में देखने को मिलती है सर? फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलती है। याद हो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सिम्टम हमने पढ़े थे, सिम्टम के अंदर एमनोरिया, अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी, ब्रेस्ट टेंडरनेस, एनोरेक्सिया, मॉर्निंग सिकनेस, ये सारी चीजें हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर के सिम्टम्स के अंदर जो है वो मेंशन किया था। तो बिल्कुल
ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, बी इज द राइट आंसर। बाकी का ऑप्शन भी अपन देख लेते हैं, इस क्वेश्चन के हिसाब से तो नहीं, लेकिन और अपन इसको भी साथ साथ थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कौन से ट्राइमेस्टर में, BHC, ये भी लिखवाया था मैंने आपको। ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन 16 वीक पर, कितने वीक पर, 16 वीक। 16 वीक भी कौन से ट्राइमेस्टर में आएगा सर, सेकेंड ट्राइमेस्टर में आएगा ये भी। दीज आर इरेगुलर पेनलेस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस, जो कितने वीक पर अपीयर होते हैं, 16 वीक पर। इन्हीं को क्या बोलते हैं, ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। क्विकनिंग हमने पढ़ा था, फर्स्ट फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय मदर, प्राइमी ग्रेविडा में 18 वीक, मल्टी ग्रेविडा में 16 वीक, ये भी सेकंड ट्राइमेस्टर का है। तो ये भी इसका आंसर नहीं है इस क्वेश्चन का, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से ट्राइमेस्टर की है सर, सेकंड ट्राइमेस्टर की है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट ऑप्शन, इंक्रीज रेस्पिरेटर रेट। तो प्रेगनेंसी में रेस्पिरेशन रेट नहीं बढ़ता है, पढ़ा था हमने। प्रेगनेंसी में हार्ट रेट बढ़ता है, रेस्पिरेशन रेट में कोई बदलाव नहीं आता है। तो ये तो वैसे ही गलत लिख दिया है, रेस्पिरेशन रेट में कोई बढ़ोतरी प्रेगनेंसी में नहीं होती है। नो चेंज इन रेस्पिरेशन रेट। हार्ट रेट जरूर बढ़ता है, 70 से बढ़ के 85 हो जाता है, 15 की बढ़ोतरी होती है हार्ट रेट में, लेकिन रेस्पिरेशन रेट में कोई बदलाव नहीं होता। ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ता है, टाइडल वॉल्यूम बढ़ता है, डीप रेस्पिरेशन होता है, लेकिन रेट में कोई बदलाव नहीं होता, रेस्पिरेशन रेट में बदलाव नहीं होता। तो ये तो अपने आप में गलत हो गया। बेलॉटमेंट कौन से ट्राइमेस्टर के अंदर आता है सर, ये भी सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स आता है, ये भी आपने पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ा था हमने, एक्सटर्नल बेलॉटमेंट और इंटरनल बेलॉटमेंट। तो बाकी तीनों चीजें जो है वो सेकंड ट्राइमेस्टर की है, और ये अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर का है। और इस क्वेश्चन में पूछा है क्या है, 2 मंथ फर्स्ट ट्राइमेस्टर पूछा है, इसलिए आंसर कौन सा हो गया, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। ये भी मैंने आपको बताया था, और इसके साथ क्या कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन हो सकता है वो अभी लिखते हैं। पहले इसका आंसर फटाफट रेडी रखो, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी, किसकी बात कर रहे हैं, पॉजिटिव साइन। तो आपको याद हो हमने 3P के बारे में डिस्कस किया था, प्रेगनेंसी साइन में 3P आते हैं। एक तो कौन से आते हैं, प्रिजम्पटिव साइन, कौन से पढ़े थे हमने, प्रिजम्पटिव। एक कौन से पढ़े थे, प्रोबेबल, प्रिजम्पटिव साइन, प्रोबेबल साइन, और तीसरा कौन से पढ़े थे हमने, पॉजिटिव साइन के बारे में डिस्कस किया था। ये 3 प्रेगनेंसी के 3P's कहलाते हैं। साइन ऑफ प्रेगनेंसी कितना P है सर, 3P है, प्रिजम्पटिव, प्रोबेबल, और तीसरा इसके बाद कौन सा आता है, पॉजिटिव साइन ऑफ द प्रेगनेंसी। ये 3P की अपन बात करते हैं। इसमें से कौन से साइन के बारे में पूछा है, पॉजिटिव के बारे में पूछा हुआ है। पहले भी ऐसा क्वेश्चन आया था, तब भी मैंने आपको बताया था, दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ, पढ़ा था उस टाइम भी बताया था, उस टाइम भी 3-4 बार बताया था। तो कम से कम 10 बार तो अगर ये क्लास अभी आज कंटिन्यूसली आप फॉलो कर रहे हो, तो 10वीं बार मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि होता क्या है। उसके बाद भी आपको याद नहीं रहता है तो फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये आपकी प्रॉब्लम रहेगी, आप अपनी तरफ से एफर्ट्स जो है वो नहीं लगा पा रहे हो। तो प्रिजम्पटिव साइन क्या होते हैं, जिसमें सिम्टम्स आते हैं सारे, क्या आते हैं सिम्टम्स, एमनोरिया, एनोरेक्सिया, अर्जेंसी फ्रीक्वेंसी की अपन बात करते हैं, यूरिन वाला, क्विकनिंग, ये सारे जो सिम्टम्स आते हैं वो किसके अंदर आते हैं, प्रिजम्पटिव साइन के अंदर आते हैं। प्रोबेबल साइन के अंदर वेरियस साइन आते हैं, जैक्विमर, ओसिएंडर, हेगर्स, पाल्मर, गूडल्स, ये हमने लिखा था प्रोबेबल साइन के अंदर। और 100% कंफर्म है कि फीमेल प्रेग्नेंट है, वो वाला कौन सा रहेगा, पॉजिटिव साइन रहेगा। तो इनमें से आपको पॉजिटिव ढूंढना है। पहला कौन सा है, फीटल मूवमेंट फेल्ट बाय मदर, क्या कहलाता है सर, ये क्विकनिंग कहलाता है। क्या कहलाता है ये सर, क्विकनिंग कहलाता है, जो मदर के द्वारा फीटल मूवमेंट महसूस हो रहा है। क्विकनिंग पॉजिटिव साइन नहीं है, इसको हटा दो। क्विकनिंग कौन सा साइन है सर, क्विकनिंग प्रोबेबल साइन है। इंपॉर्टेंट मैंने बोला था, याद रखना है, क्विकनिंग इज द प्रोबेबल साइन। एनलार्जमेंट ऑफ द यूट्रस, यूट्रस की हाइट बढ़ना, दिस इज द प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। कौन सा साइन है ये, प्रोबेबल। यूट्रस की हाइट बढ़ रही है, इसका मतलब फीमेल प्रेग्नेंट है, कंफर्म नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर यूट्रस में ट्यूमर है, एक्स्ट्रा मास ग्रो कर रहा है, तो उसमें भी उसकी हाइट बढ़ सकती है, इसलिए ये भी कंफर्म नहीं है। तो एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस किस प्रकार का साइन है सर, ये जो है वो प्रोबेबल साइन है। क्लियर है। पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट जो है वो प्रोबेबल साइन है। देखो यहां पूछा गया है, पॉजिटिव साइन पूछा है, क्या पूछा है, पॉजिटिव साइन। इस ऑप्शन में क्या दिया है, पॉजिटिव टेस्ट दिया है, पॉजिटिव टेस्ट, और ये है पॉजिटिव साइन। बस ये डिफरेंस आपको दिमाग में रखना है, ध्यान देना इसी वर्ड्स के ऊपर। बहुत सारे लोग पॉजिटिव साइन में SCG इन यूरिन कर देते हैं, वो पॉजिटिव साइन नहीं है, समझ रहे हो बात को, वो पॉजिटिव टेस्ट है, SCG इन यूरिन। देखो तीसरा ऑप्शन, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, इसका क्या मतलब है, पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट का मतलब है SCG इन यूरिन। फीमेल के यूरिन में क्या मिल रहा है, SCG मिल रहा है,
यूरिन में एससीजी मिल रहा है वो टेस्ट है। क्या है वो? टेस्ट। पूछा क्या है यहाँ पर? साइन पूछा है। तो यूरिन में जो एससीजी मिल रहा है वो पॉजिटिव टेस्ट है, और उसी को अगर साइन पूछते हैं ये कौन सा साइन है, तो आपका आंसर ये प्रोबेबल साइन होता है। एक बार फिर से सुनो, कान खोल के अच्छे से सुनो क्या बोल रहा हूं मैं। यूरिन के अंदर एससीजी हार्मोन, इसका मतलब पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट है, टेस्ट है ये पॉजिटिव। और दूसरा पूछा हुआ है पॉजिटिव साइन के बारे में पूछा हुआ है, तो यूरिन में एससीजी हार्मोन पॉजिटिव टेस्ट है, प्रोबेबल साइन है। पॉजिटिव टेस्ट है, प्रोबेबल साइन है। क्लियर है? पूछा गया है आपसे पॉजिटिव साइन पूछा हुआ है, तो ये तीसरा भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। फीटल मूवमेंट क्विकनिंग कहलाता है, ये प्रिजम्पटिव साइन है। एनलार्जमेंट ऑफ यूट्रस और पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट, ये दोनों प्रोबेबल साइन है। तो फिर बचा हुआ कौन सा है? पॉजिटिव अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में फीटस जो है जेस्टेशनल सैक दिखाई दे रहा है। अल्ट्रासाउंड में जेस्टेशनल सैक दिखाई दे रहा है, फीटस दिखाई दे रहा है। दिस इज अ पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा है? सर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? समझ में आया? 3P क्या है? दिस इज प्रेगनेंसी साइन, प्रिजम्पटिव, प्रोबेबल, पॉजिटिव। आपको याद रखना है कौन सा प्रिजम्पटिव है, कौन सा प्रोबेबल है और कौन सा पॉजिटिव है। प्रेगनेंसी के सारे सिम्टम्स किस में आएंगे? सर प्रिजम्पटिव में आएंगे। साइन किस में आ रहा है? सर प्रोबेबल के अंदर। और 100% कंफर्म है कि फीमेल प्रेग्नेंट है, वो किसके अंदर आएगा? सर पॉजिटिव साइन के अंदर आएगा। यूरिन में एससीजी पॉजिटिव टेस्ट है, लेकिन सर प्रोबेबल साइन है। पॉजिटिव टेस्ट है और प्रोबेबल साइन है। क्लियर है ये क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है लियोपोल्ड मैन्यूवियर। ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप के बारे में मैंने आपको बताया था, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप आंसर बताया था, 4 ग्रिप होती है, फंडल ग्रिप, लेटरल ग्रिप, उसके बाद फर्स्ट पेल्विक और सेकंड पेल्विक ग्रिप। फंडल को फर्स्ट लियोपोल्ड बोलते हैं, लेटरल को अम्लाइकल और सेकंड लियोपोल्ड बोलते हैं, फिर पाउलिक ग्रिप थर्ड लियोपोल्ड, इसको फर्स्ट पेल्विक ग्रिप बोलते हैं। और नेक्स्ट इसके बाद हमने पढ़ा था सेकंड पेल्विक ग्रिप। ये 4 ग्रिप के बारे में पढ़ा था। कौन सी ग्रिप में कौन से पार्ट का पैल्पेशन करेंगे ये हमने डिस्कस किया था। कौन सी ग्रिप कौन से पार्ट को इंडिकेट करती है इसके बारे में हमने पूरा डिटेल के अंदर डिस्कस किया था। यूट्यूब के ऊपर भी ये लेक्चर जो है वो अपलोड है, तो उसके अंदर सारा हमने ग्रिप के बारे में डिस्कस किया था। इसी ग्रिप से रिलेटेड क्वेश्चन है। इन लियोपोल्ड मैन्यूवियर स्टेप 1। स्टेप 1 का मतलब कौन सी ग्रिप की बात कर रहे हैं? सर ये फंडल ग्रिप की बात कर रहे हैं। स्टेप 1 का मतलब कौन सी ग्रिप की बात कर रहे हैं? फंडल ग्रिप की बात कर रहे हैं। स्टेप 1 से कंफ्यूज नहीं होना है। स्टेप 2 मतलब सेकंड लियोपोल्ड की बात कर रहे हैं। स्टेप 3 का मतलब थर्ड लियोपोल्ड, 4 का मतलब फोर्थ लियोपोल्ड। तो यहाँ पर लियोपोल्ड मैन्यूवियर में स्टेप 1 मतलब फंडल ग्रिप की बात हो रही है। फंडल ग्रिप को फर्स्ट लियोपोल्ड हमने मेंशन किया था। फंडल ग्रिप फर्स्ट लियोपोल्ड, इसके बारे में पूछ रहे हैं। इस फर्स्ट जो फंडल ग्रिप है इसको असेस करने पर कैसा मास फील हो रहा है? सॉफ्ट ब्रॉड मास फील हो रहा है। सॉफ्ट फील हो रहा है और ब्रॉड मास फील हो रहा है। एग्जामिनर को ये असेसमेंट हो रहा है। So that moves with the rest of the mass. The correct interpretation of this finding, अगर ऐसा मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है। बहुत ही इजी क्वेश्चन जो है वो ये है। तो ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन मतलब फंडल ग्रिप का असेसमेंट कर रहे हैं। फंडल ग्रिप में कौन से पार्ट को होल्ड करते हैं? सर फंडस वाले रीजन को होल्ड करते हैं, उसको पैल्पेट करते हैं। हाँ, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और याद करो कि क्या लिखा था फंडल ग्रिप में। सर फंडल ग्रिप में फंडस पार्ट को होल्ड करेंगे, पैल्पेट करेंगे। और आपने लिखवाया था कि सर फीटल पोल का असेसमेंट होता है फंडल ग्रिप के अंदर। अगर आपको हार्ड फील हो रहा है तो आपने बताया था कि वो हेड है फंडस में, और सॉफ्ट रेगुलर इरेगुलर मास फील हो रहा है, इसका मतलब वो बटक्स वाला रीजन है। देखो यहाँ पर कैसा है, सॉफ्ट ब्रॉड मास फील हो रहा है। अच्छा सर सॉफ्ट फील हो रहा है, इसका मतलब इस फंडस रीजन में बच्चे के बटक्स है। फंडस रीजन के अंदर बच्चे की क्या है? बटक्स है। तो देखिए अपना ऑप्शन जो मैच कर रहा है वही आपका राइट आंसर होगा। आंसर आपने प्रिपेयर कर लिया होगा। मैं ऑप्शन रीड कर रहा हूं। द मास पैल्पेटेड एट द फंडल पार्ट इज द हेड पार्ट। इसमें जो फंडल पार्ट के अंदर मास पैल्पेट हो रहा है, देखो इस वाले पार्ट फंडस पार्ट का असेसमेंट कर रहा है एग्जामिनर, यहाँ पे असेस कर रहे हैं। यहाँ कैसा फील हो रहा है? सॉफ्ट ब्रॉड मास फील हो रहा है। सॉफ्ट मास फील कब होगा? जब यहाँ पर बटक्स होंगे। तो ये वाली कंडीशन है। अरे सर ये तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, सीधा सीधा है। इसका मतलब फंडस के अंदर बटक्स है और पेल्विस वाले रीजन के अंदर कौन सा पार्ट है? हेड वाला पार्ट फीटस का प्रेजेंट है। सिंपल सा है, बस ये इसमें से ढूंढ लो। पहला ऑप्शन गलत हो गया। इसमें लिखा हुआ है कि जो मास पैल्पेट हो रहा है फंडस के अंदर वो हेड है। नहीं, हेड तो सर हार्ड फील होता है, यहाँ तो सॉफ्ट बोला हुआ है। दूसरा, द प्रेजेंटेशन इज ब्रीच। ये ब्रीच प्रेजेंटेशन है? बिल्कुल नहीं सर, ये तो सिफेलिक प्रेजेंटेशन है। ये भी गलत हो गया इसमें। द मास पैल्पेटेड इज द बैक।
ये जो मास पैल्पेट हो रहा है वो बैक है, बिल्कुल नहीं, बैक भी नहीं है, इसको भी हटा दो, बस तो 3 हटा दिए सर, अब तो आंसर आ ही गया। चौथा ऑप्शन, द मास पैल्पेटेड इज द बटक्स। ये जो मास पैल्पेट हो रहा है ये सॉफ्ट और ब्रॉड मास, इसका मतलब ये क्या है, बटक्स है। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है, उसी को लैंग्वेज में मॉडिफाइड करके आपके सामने दे रखा है। क्लियर है क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये भी लियोपोल्ड मैन्यूवियर से रिलेटेड है, स्टेप 3 लिखा हुआ है। बस सर अभी तो हम सॉल्व कर लेंगे आराम से, ये स्टेप का पता नहीं चल रहा था, पता चल गया, इसको अभी हम सॉल्व कर लेते हैं। बिल्कुल सॉल्व करो, कौन सा आंसर है आपका रेडी रखो, मैं बता रहा हूँ। लियोपोल्ड मैन्यूवियर स्टेप 3 कौन सी की बात कर रहे हैं सर? थर्ड लियोपोल्ड की बात कर रहे हैं इसके अंदर। थर्ड लियोपोल्ड कौन सा है सर? पाउलिक ग्रिप है। कौन सा है? पाउलिक ग्रिप है। और सर हमको अच्छे से याद है कि आपने बताया था कि 4 में से एकमात्र एक ग्रिप है जो वन हैंड से असेस करते हैं। वन हैंड से असेस करते हैं वही ग्रिप कौन सी है सर? पाउलिक ग्रिप है। बाकी फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ लियोपोल्ड जो है वो बोथ हैंड से असेस करते हैं। बिल्कुल सही, यही मैंने बताया था। तो पाउलिक ग्रिप की यहाँ पर बात हो रही है। क्या पैल्पेट हो रहा है? हार्ड राउंड मूवेबल मास पैल्पेट हो रहा है सुप्राप्यूबिक रीजन पर। इस टाइप से असेस करते हैं, अंगूठा एक तरफ, फोर फिंगर एक तरफ। कौन से रीजन को? लोअर सिम्फाइसिस प्यूबिस वाले रीजन को जो है वो होल्ड करेंगे और असेसमेंट करते हैं। मैंने आपको बताया था अगर इस एग्जामिनर के हैंड के बीच में हार्ड मास फील हो रहा है, वो हेड वाला रीजन है, और फील हो रहा है मतलब एंगेजमेंट नहीं हुआ है, और अगर फील नहीं हो रहा है इसका मतलब एंगेजमेंट हो गया है। ये हमने पढ़ा था थर्ड लियोपोल्ड और पाउलिक ग्रिप। इसी ग्रिप के बारे में पूछा है, तो पढ़ लेते हैं ऑप्शन में से कौन सा अपना सही बैठ रहा है इस ग्रिप के बारे में, वो इसका आंसर होगा। पहला ऑप्शन है द बटक्स बिकॉज द प्रेजेंटेशन इज ब्रिज। हार्ड मास फील हो रहा है तो बटक्स है? बिल्कुल नहीं सर, हार्ड मास बटक्स नहीं होता है, सॉफ्ट इज बटक्स। क्लियर है? नेक्स्ट, द मास पैल्पेटेड इज द हेड। ये जो मास पैल्पेट हो रहा है सुप्राप्यूबिक रीजन में हार्ड राउंडेड मास, ये हेड है। ठीक है सर। द मास इज द फीटल बैक, बैक नहीं है सर। द मास पैल्पेटेड इज द स्मॉल फीटल पार्ट, नहीं सर। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? बी है, सीधा सीधा सा है कि ये जो सुप्राप्यूबिक रीजन के अंदर मास फील हो रहा है हार्ड, ये बच्चे का हेड है, और बच्चे का हेड है इसका मतलब ये प्रेजेंटेशन कौन सा है सर? ये भी सिफेलिक प्रेजेंटेशन है। ये लोअर पार्ट का असेसमेंट करते हैं एक हाथ से, यहाँ हार्ड मास फील हो रहा है, इसका मतलब पेल्विस में बच्चे का हेड है, और पेल्विस रीजन में बच्चे का हेड है, तो ये कौन सा है सर? सिफेलिक प्रेजेंटेशन है। क्लियर है ये क्वेश्चन? इसी क्वेश्चन से 3-4 कौन सा प्रेजेंटेशन है, कौन सा पार्ट किधर है, वो सारी चीजों का असेसमेंट भी अपन कर सकते हैं। दिस इज द थर्ड लियोपोल्ड पाउलिक ग्रिप। अगला क्वेश्चन, द मोस्ट कॉमन नॉर्मल पोजीशन ऑफ द फीटस इन यूट्रस। यूट्रस के अंदर फीटस का मोस्ट कॉमन नॉर्मल पोजीशन जो है वो कौन सा है? ट्रांसवर्स पोजीशन है। यूट्रस की अपन बात करें, ये ट्रांसवर्स पोजीशन हो गया। कौन सा हो गया? ट्रांसवर्स। क्या ये मोस्ट कॉमन पोजीशन है? नहीं सर, ये तो मोस्ट कॉमन नहीं है, हटाओ इसको। आंसर बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, रेडी होगा। वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल पोजीशन की अपन बात करेंगे तो यूट्रस के अंदर ये वर्टिकल पोजीशन है, दूसरा ये है। वर्टिकल को लॉन्गिट्यूडिनल भी बोलते हैं और ट्रांसवर्स को हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं। ट्रांसवर्स, दिस वन इज ट्रांसवर्स, हॉरिजॉन्टल, दिस वन इज वर्टिकल और लॉन्गिट्यूडिनल। तीसरा कौन सा है सर? ऑब्लिक पोजीशन होती है, इस टाइप से पोजीशन रहती है। और चौथा क्या है? नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई सा भी नहीं। तो आपको याद हो तो हमने पढ़ा था एक लॉन्गिट्यूडिनल लाई, एक ट्रांसवर्स लाई और एक ऑब्लिक लाई। ये है ट्रांसवर्स, ये है लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल को वर्टिकल लिखा हुआ है, और ये कौन सा? ऑब्लिक वाला हो गया। ए ऑप्शन ये, बी ऑप्शन और तीसरा सी। तीनों में से मोस्ट कॉमन कौन सा है? अरे सर ये तो बहुत इजी, आपने बताया था कि इनमें से सबसे ज्यादा जो है वो कौन सा पाया जाता है? लॉन्गिट्यूडिनल लाई, वर्टिकल लाई। कितना परसेंट में? 99.5% प्रेगनेंसीज में लॉन्गिट्यूडिनल लाई जो है वो देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो गया? वर्टिकल और लॉन्गिट्यूडिनल। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, द मोस्ट कॉमन नॉर्मल पोजीशन, ये हमने डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, व्हाट इवेंट अकरिंग इन द सेकेंड ट्राइमेस्टर हेल्प द एक्सपेक्टेंट मदर टू एक्सेप्ट द प्रेगनेंसी। ऐसा कौन सा इवेंट है जो कौन से ट्राइमेस्टर में हो रहा है? अच्छा सर, सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात कर रहे हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर कब से कब तक? 12 से 28 वीक, सॉरी 13 से 28 वीक तक का है सर। सेकेंड ट्राइमेस्टर 13 से 28 वीक का है। इस सेकेंड ट्राइमेस्टर के बारे में जो है वो पूछ रहे हैं। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में कौन सा इवेंट होता है? वो ही वापिस आ गया डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। एक्सपेक्ट मदर टू एक्सेप्ट द प्रेगनेंसी, तो इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जो सेकेंड ट्राइमेस्टर में होती है
और मदर एक्सेप्ट करती है प्रेगनेंसी को कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ, उसके द्वारा वो महसूस हो जाता है। इसमें से कौन सा है? लाइटनिंग, बेलॉटमेंट, सूडोकाइसिस और क्विकनिंग। लाइटनिंग, बेलॉटमेंट, सूडोकाइसिस और क्विकनिंग मदर को महसूस हो जाता है। ठीक है, इन्हीं की सिम्टम की बात कर रहे हैं। देखो इसमें से अपन बात करें तो लाइटनिंग जो है वो थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर आता है। लाइटनिंग किसके अंदर आता है सर? थर्ड ट्राइमेस्टर में। पूछा कौन सा है? सेकंड, इसको हटा दो। उसके बाद बेलॉटमेंट, ये सर सेकंड ट्राइमेस्टर में आता है, ये अपना आंसर हो सकता है, सेकंड ट्राइमेस्टर ही पूछा है। उसके बाद सूडोकाइसिस, सर ये फॉल्स प्रेगनेंसी के लिए टर्मिनोलॉजी काम में लेते हैं। सूडोकाइसिस किसको बोलते हैं? फॉल्स प्रेगनेंसी को बोलते हैं। मतलब फीमेल प्रेग्नेंट नहीं है लेकिन उसको फीलिंग होता है, उसको महसूस होता है दैट शी इज प्रेग्नेंट, और उसको विश्वास होता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये कंडीशन क्या कहलाती है? सूडोकाइसिस कहलाता है। और उसको कुछ प्रेगनेंसी जैसे सिम्टम्स भी आते हैं, वो बहुत ज्यादा फील करती है शी इज प्रेग्नेंट, शी इज प्रेग्नेंट, तो उसको प्रेगनेंसी जैसे कुछ सिम्टम्स लाइक कि वॉमिटिंग वगैरह होना, भूख वगैरह नहीं लगना, कुछ चक्कर जैसे आना, उसको महसूस भी होता है। तो उसको ऐसा लगता है कि वो प्रेग्नेंट है लेकिन एक्चुअली प्रेगनेंसी नहीं है। तो फॉल्स प्रेगनेंसी के लिए क्या टर्मिनोलॉजी काम में लेते हैं? सूडोकाइसिस। ये टर्मिनोलॉजी याद रखना है। क्या है ये टर्मिनोलॉजी? दिस इज फॉल्स प्रेगनेंसी। फीमेल को लगता है कि वो प्रेग्नेंट है लेकिन एक्चुअली प्रेग्नेंट नहीं है। इसको हटा देंगे अपन, ये भी नहीं है। नेक्स्ट इसके बाद क्विकनिंग। सर क्विकनिंग भी सेकेंड ट्राइमेस्टर में होता है, तो दो ऑप्शन तो हट ही गए अपने पास। लाइटनिंग, सूडोकाइसिस है नहीं आंसर, लाइटनिंग थर्ड में है, सूडोकाइसिस जो है वो फॉल्स प्रेगनेंसी को बोलते हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर का पूछा है तो बचे हुए दो ऑप्शन बेलॉटमेंट और क्विकनिंग। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एक्सपेक्टेंट मदर टू एक्सेप्ट द प्रेगनेंसी। मदर को महसूस होगा और मदर को एक्सेप्ट करेगी कि वो प्रेग्नेंट है। तो इसमें से बेलॉटमेंट तो साइन हो गया, ये तो एग्जामिनर के द्वारा, ऑब्स्टेट्रिशियन के द्वारा ही असेस होगा। नर्स असेस, सॉरी मदर जो है वो असेस नहीं कर सकती है, इसलिए ये भी आंसर नहीं रहेगा। तो केवल कौन सा आंसर होगा? डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्विकनिंग। क्विकनिंग सर मदर महसूस करती है बच्चे का मूवमेंट, और मदर ने महसूस कर लिया बच्चे का मूवमेंट, मतलब वो कंफर्म मदर के लिए हो जाएगा, मदर को, कि मदर जो है वो क्या है? प्रेग्नेंट है। मदर एक्सेप्ट कर लेगी कि वो प्रेगनेंसी है, बच्चे ने उसके अंदर मूवमेंट किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? क्विकनिंग है। क्लियर है? लाइटनिंग कौन से ट्राइमेस्टर में होता है सर? थर्ड ट्राइमेस्टर में होता है। लाइटनिंग क्या होता है? वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी होता है। व्हाट इज लाइटनिंग? लाइटनिंग इज द वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी। इसको वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी भी बोलते हैं। दिस इज द वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी, लाइटनिंग। लाइटनिंग में क्या होता है? बच्चा डिसेंट होता है, डिसेंट होता है तो डायफ्राम से प्रेशर हट जाता है, डायफ्राम से प्रेशर हटेगा तो डायफ्राम नीचे की तरफ आ जाएगा। पहले बच्चे की हाइट बढ़ रही थी तो डायफ्राम लगातार ऊपर की तरफ आ रहा था, अब बच्चा डिसेंट हो गया, हेड एंगेज हो गया, उस वजह से डायफ्राम जो है वो किधर आ गया? वापस नीचे की तरफ आ गया। लाइटनिंग किस कंडीशन में होता है? जब बच्चे का हेड पेल्विस में चला जाता है। पेल्विस में चला जाएगा तो कौन सी प्रोसेस होगी? लाइटनिंग। पहले लाइटनिंग होगा फिर एंगेजमेंट की प्रोसेस होती है। तो बच्चे का हेड पेल्विस में चला गया, ये तो लाइटनिंग कहलाएगा। पेल्विस में जाने के बाद स्चियल स्पाइन पर पहुंच गया, वो एंगेजमेंट कहलाएगा। तो पहले क्या होता है? लाइटनिंग, फिर क्या होता है? एंगेजमेंट होता है। दोनों में डिफरेंस है। लाइटनिंग इज द वेलकम साइन ऑफ द प्रेगनेंसी। तो बेबी का हेड पेल्विस में चला गया, बच्चा नीचे चला गया, डिसेंट हो गया, डिसेंट हो गया तो डायफ्राम से प्रेशर हट गया, डायफ्राम से प्रेशर हट गया तो मदर को जो शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, रेस्पिरेशन में डिफिकल्टीज आ रहा था, वो डिफिकल्टी कुछ कम हो जाएगा, मदर का रेस्पिरेशन थोड़ा इंप्रूव होगा, बेटर होगा। यही कंडीशन कहलाती है लाइटनिंग। रिलीविंग ऑफ प्रेशर सिम्टम, प्रेशर सिम्टम का रिलीव होना, यही क्या कहलाता है? लाइटनिंग कहलाता है। मदर को जो प्रॉब्लम है वो कुछ कम हो जाना, दैट इज द लाइटनिंग। और लाइटनिंग कौन से ट्राइमेस्टर की कैरेक्टरिस्टिक्स है? थर्ड। इसी को बोलते हैं वेलकम साइन ऑफ प्रेगनेंसी। पहले लाइटनिंग होगा, उसके बाद एंगेजमेंट की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट रहेगा। क्लियर है ये क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन, अपॉन कंप्लीशन ऑफ ए वेजाइनल एग्जामिनेशन, एक फीमेल के अंदर वेजाइनल एग्जामिनेशन कंप्लीट है, लेबरिंग वुमन द नर्स रिकॉर्ड 50%। एक तो क्या रिकॉर्डिंग आई है? 50% रिकॉर्ड है। नर्स ने जो है वो फीमेल का वेजाइनल एग्जामिनेशन किया है, वो फीमेल जिसमें लेबर की प्रोसेस होने वाली है, लेबरिंग मदर है, उसके अंदर वेजाइनल एग्जामिनेशन असेस किया है। एक उसने लिख दिया 50%, दूसरा उसने लिख दिया 6 सेंटीमीटर, और एक उसने लिख दिया -1 सेंटीमीटर। ये तीनों चीजें क्या है? पहले तो इनके बारे में पता करो, फिर आप ऑप्शन पे आराम से इसका आंसर जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तीन चीजें असेस किया है।
तो अगर आपको याद हो तो बिशप स्कोरिंग में हमने पढ़ा था सर्वाइकल डायलेशन, सर्वाइकल इफेसमेंट, इसके अलावा स्टेशन, सर्विक्स का पोजीशन, कंसिस्टेंसी ऑफ सर्विक्स, ये सारी चीजें बिशप स्कोरिंग में पढ़ा था। इसी तरह से आपको याद हो तो लेबर के फर्स्ट स्टेज के अंदर भी हमने डिस्कस किया था फंडल डोमिनेंस, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन रिट्रैक्शन, सर्वाइकल इफेसमेंट, सर्वाइकल डायलेशन, फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ मेम्ब्रेन एंड बैग ऑफ वाटर, ये सारी चीजें फर्स्ट स्टेज के इवेंट के अंदर डिस्कस किया था हमने। तो इसमें ये चीजें लिखी हुई है। परसेंटेज वाली चीज किसको इंडिकेट करती है? सिंपल सा, हाँ सर पढ़ा था हमने। परसेंटेज वाली चीज सर इफेसमेंट को इंडिकेट करती है, आपने बताया था। बिशप स्कोरिंग में भी परसेंटेज इफेसमेंट लिखा था, इफेसमेंट को परसेंटेज में लिखते हैं। परसेंटेज का क्या मतलब बताया था सर आपने कि इतना सर्विक्स लोअर यूट्राइन सेगमेंट के साथ जाकर के मिक्स हो गया है सर। क्या है 50% का मतलब? सर ये इफेसमेंट है सर्विक्स का। क्या मतलब है 50% इफेसमेंट का? सर 50% इफेसमेंट का मतलब है कि फीमेल का जो सर्विक्स है वो 50%, 50% सर्विक्स जो है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में आकर के मिक्स हो गया है। 50% थिनिंग ऑफ द सर्विक्स हो गया है। व्हाट इज सर्वाइकल इफेसमेंट? थिनिंग ऑफ द सर्विक्स, सर्विक्स का ऊपर की तरफ जाना, लोअर यूट्राइन सेगमेंट के मसल्स फाइबर में जाकर के मिक्स होना, यही क्या कहलाता है? दैट इज इफेसमेंट। तो 50% तो इफेसमेंट है। 6 सेंटीमीटर क्या है सर? ये डायलेशन ऑफ सर्विक्स है। तो इस फीमेल में सर्विक्स का डायलेशन कितना हुआ है सर? 6 सेंटीमीटर डायलेशन हुआ है। मैक्सिमम टोटल डायलेशन कितना सर? 10 सेंटीमीटर, फुल डायलेशन बोलते हैं उसको अपन। तो इस फीमेल में 6 सेंटीमीटर सर्विक्स का डायलेशन हुआ है, 50% इफेसमेंट हुआ है। -1 सेंटीमीटर क्या है सर? ये स्टेशन है। क्या है ये? स्टेशन। स्टेशन क्या होता है? -5 से +5 तक होते हैं। 0 का मतलब क्या है? माइनस का मतलब क्या है? प्लस का मतलब क्या है? ये सारी चीजें भी मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था। स्टेशन क्या है सर? दूरी है। किसकी दूरी है सर? फीटस के हेड की दूरी है। कहां से दूरी है सर? इस्चियल स्पाइन से दूरी है। तो बच्चे के हेड की दूरी इस्चियल स्पाइन से जितना वो दूर है वही स्टेशन कहलाता है। ये दूरी सर किस में लिखते हैं? सेंटीमीटर के अंदर लिखते हैं, मैंने आपको बताया था। तो बच्चे के हेड की दूरी इस्चियल स्पाइन से सेंटीमीटर में, उसी को अपन स्टेशन बोलते हैं। माइनस का मतलब क्या बताया था सर? इस्चियल स्पाइन से ऊपर है तो माइनस, इस्चियल स्पाइन से नीचे है तो प्लस होता है। ये भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर माइनस का मतलब आपको समझना है बच्चे का हेड इस्चियल स्पाइन से ऊपर की तरफ है। प्लस आ जाएगा तो बच्चे का हेड इस्चियल स्पाइन से नीचे है, और 0 है तो वो इस्चियल स्पाइन के लेवल तक ही होता है। ये स्टेशन का मतलब होता है। तो देखो यहाँ पर -1 है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं कौन सी चीज फॉलो हो रही है, उसके हिसाब से आपका आंसर, आपने आंसर रेडी भी कर लिया होगा। इतनी सारी हिंट्स मैंने दे दी है, अब कोई मुश्किल नहीं है इसका आंसर जो है वो इन चारों में से डिफ्रेंशिएट करना। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, फीटल प्रेजेंटिंग पार्ट इज 1 सेंटीमीटर अबव द इस्चियल स्पाइन। ये जो फाइंडिंग है उसमें से एक लिखा हुआ है कि फीटस का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है, मतलब फीटस का हेड है, वो इस्चियल स्पाइन से 1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ है। एक तो ये लिखा हुआ है इसके अंदर। सही है गलत है आपको पता चल गया है। नेक्स्ट इसके बाद, इफेसमेंट इज 4 सेंटीमीटर फ्रॉम कंप्लीशन। इफेसमेंट 4 सेंटीमीटर नहीं सर, इफेसमेंट को सेंटीमीटर में कहाँ लिखते हैं? इफेसमेंट को तो सर परसेंटेज में लिखते हैं। इसको हटाओ, ये आंसर है ही नहीं, रिमूव करो इसको। नेक्स्ट कौन सा? डायलेशन इज 50%। डायलेशन सर सेंटीमीटर में है, डायलेशन को परसेंटेज में थोड़ी लिखते हैं। ये दोनों तो उल्टे कर दिए इसने, दोनों को हटाओ, ये अपने आंसर नहीं है। फीटस हैज अचीविंग पैसेज थ्रू द इस्चियल स्पाइन। फीटस का हेड इस्चियल स्पाइन से निकल गया है। निकल गया है मतलब फीटस का हेड इस्चियल स्पाइन से नीचे है। नीचे होता तो सर प्लस में आता। ये तो प्लस स्टेशन को इंडिकेट करेगा। किसको इंडिकेट करेगा? प्लस को। अपने क्या दिया हुआ है सर? माइनस स्टेशन दिया हुआ है, -1। तो राइट आंसर कौन सा हो गया सर? ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस लाइन का मतलब, ए ऑप्शन का मतलब यही है कि फीटस का प्रेजेंटिंग पार्ट 1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ है, और ऊपर वाले को क्या लिखते हैं? माइनस लिखते हैं। 1 सेंटीमीटर क्या है? दूरी है। इस्चियल स्पाइन से ऊपर है, कितना ऊपर है? 1 सेंटीमीटर ऊपर है, इसलिए माइनस लिख दिया। नीचे की तरफ होता तो प्लस लिखते, और इसी इस्चियल स्पाइन के लेवल पर होता तो ना माइनस ना प्लस, 0 लिखते सीधा। तो ये जो फाइंडिंग दे रखी है 50%, 6 सेंटीमीटर -1, इसका मतलब ये है कि सर्विक्स का 50% डायलेशन हो गया है। दूसरा इसके बाद सर्विक्स का 6 सेंटीमीटर जो है, सर्विक्स का 50% इफेसमेंट हो गया, सॉरी, सर्विक्स का डायलेशन 6 सेंटीमीटर हो गया है। और नेक्स्ट इसके बाद है इस्चियल स्पाइन स्टेशन जो है वो कौन सा है? -1 है। इस्चियल स्पाइन स्टेशन जो है वो -1 है, मतलब बच्चे का हेड इस्चियल स्पाइन से 1 सेंटीमीटर ऊपर की तरफ है। क्लियर है ये क्वेश्चन? आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है,
A nurse in the labor room is preparing to care for a client with hypertonic uterine dysfunction. प्रॉब्लम क्या है? हाइपरटोनिक यूटेराइन डिस्फंक्शन, मतलब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस क्या है? ज्यादा है, यूट्रस स्टिमुलेटेड है, कॉन्ट्रैक्शंस ज्यादा हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कह रहा है इस क्वेश्चन के अंदर? द नर्स इज टोल्ड दैट द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग अनकंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शन, यानी नर्स को पता चल गया है कि अब मदर के अंदर अनकंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो हो रहे हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा है। दैट आर इरेटिक इन देयर फ्रीक्वेंसी, और लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन लगातार बढ़ती जा रही है। अनकंट्रोल्ड कॉन्ट्रैक्शंस है, हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रस की प्रॉब्लम है। द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन वुड बी टू, तो इस अवस्था में प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा? कुल मिला के सिंपल सा है, मैंने आपको बताया भी था। हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रस में क्या प्रायोरिटी एक्शन होगा? तो अगर यूट्रस में ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन है तो क्या करते हैं, वो इसके अंदर आंसर जो है वो कैलकुलेट करना है। पहले भी मैं बता चुका हूं, आंसर आपने रेडी कर भी लिया होगा। मॉनिटर द पिटोसिन इन्फ्यूजन क्लोजली, प्रोवाइड पेन रिलीफ मेजर्स, प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर एमनियोटोमी और प्रमोट एम्बुलेशन एवरी 30 मिनट्स। सर अगर इसमें ऑप्शन होता है इमीडिएटली स्टॉप इन्फ्यूजन, तो वो ऑप्शन हम करते। इसमें ऑप्शन क्या है? मॉनिटर द पिटोसिन इन्फ्यूजन क्लोजली, क्लोजली मॉनिटर करना है। अब क्या मॉनिटर करना है? ऑलरेडी लिख तो दिया कि कॉन्ट्रैक्शंस ज्यादा हो रहे हैं, तो अब मॉनिटरिंग की बात अपन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है? प्रिपेयर द क्लाइंट फॉर एमनियोटोमी, एमनियोटोमी आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, ये भी नहीं करना है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन इतने ज्यादा है तो ये अपने आप हो जाएगा, इसमें भी करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। प्रमोट एम्बुलेशन एवरी 30 मिनट्स, इतने ज्यादा कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, एम्बुलेशन की प्रोसेस जो है वो नहीं हो पाएगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ये जो कॉन्ट्रैक्शंस ज्यादा है, एक्सेस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होगा? पेन होगा, और एक्सेस कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पेन होगा। इनको पेन रिलीफ प्रोवाइड करेंगे, पेन रिलीफ पेन को भी कम कर लेगी और कॉन्ट्रैक्शंस को भी कम कर लेगी, दोनों काम हो जाएंगे। अगर इनमें कहीं ऑप्शन होता इमीडिएटली स्टॉप द ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन चल रहा होता तो उस कंडीशन में उसको इमीडिएटली स्टॉप करते। यहाँ पर कहीं मेंशन है नहीं कि ऑक्सीटोसिन चल रहा है, ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है। तो पेन रिलीफ देने का क्या फायदा होगा? सर पेन रिलीफ से कॉन्ट्रैक्शन भी कम हो जाएंगे, पेन भी रिलीफ हो जाएगा। जितना यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होंगे उतना पेन भी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन, ए प्रेग्नेंट क्लाइंट इज एडमिटेड टू द लेबर रूम, एक प्रेग्नेंट लेडी है, एडमिशन कहाँ? लेबर रूम के अंदर। असेसमेंट इज परफॉर्म, उसका असेसमेंट किया जा रहा है। द नर्स नोट्स दैट द क्लाइंट हीमोग्लोबिन एंड हीमोक्रिट लेवल आर लो, हीमोग्लोबिन और हीमेटोक्रिट वैल्यू जो है वो क्या आ रही है? कम आ रही है। तो हीमोग्लोबिन और हीमेटोक्रिट ये वैल्यूज क्या आ रही है? बहुत कम आ रही है, लो आ रही है। इंडिकेटिंग एनीमिया, यानी फीमेल को क्या प्रॉब्लम हो रही है? सर एनीमिया की प्रॉब्लम है। तो हीमोग्लोबिन कम है तो सीधी सी बात है एनीमिया की प्रॉब्लम है। द नर्स डिटरमाइन दैट द क्लाइंट इज एट रिस्क फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ऐसी अवस्था में ये जो मदर है उसमें सबसे ज्यादा किस चीज का रिस्क होने के चांसेस है? एनीमिया है, हीमोग्लोबिन कम है, हेमेटोक्रिट वैल्यू कम है, तो इस फीमेल में सबसे ज्यादा क्या कॉम्प्लिकेशन या क्या रिस्क हो सकता है, वो इन ऑप्शन में से आपको चूज करना है। चूज करिए अपना आंसर। वैसे तो सिंपल सा ही है, लाउड माउथ, ये कोई मतलब नहीं है, ये तो कहीं से भी मैच नहीं कर रहा है। दूसरा, लो सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम का लो होना, ये साइकोलॉजिकल माइंड से रिलेटेड हो गया। यहाँ तो सीधा सीधा एनीमिया की प्रॉब्लम हो रही है, इसको भी हटा देंगे अपन। हेमरेज और पोस्टपार्टम इन्फेक्शन, ये दोनों चीजें हैं। तो देखो एनीमिया की वजह से हेमरेज नहीं होगा, हेमरेज की वजह से एनीमिया जो है वो हो सकता है, ब्लड लॉस वगैरह होगा तो एनीमिया की प्रॉब्लम होगी, तो हेमरेज वाला भी हटा देंगे अपन। अगर हेमरेज होगा तो एनीमिया होगा, जबकि इस फीमेल में तो हेमरेज वगैरह कुछ नहीं है, तो इस कंडीशन में उसमें एनीमिया की प्रॉब्लम, एनीमिया हो रहा है मतलब हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन क्या हो रही है? कम। हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। और अगर सेल्स को ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट सप्लाई वगैरह नहीं मिलेगा तो उस कंडीशन में डिलीवरी के बाद इस फीमेल के अंदर किसके चांसेस रहेंगे? पोस्टपार्टम इन्फेक्शन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा हो गया? सर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस फीमेल में जिसमें एनीमिया है उनको इन्फेक्शन के चांसेस जो है वो ज्यादा रहते हैं, और ये फीमेल की जब डिलीवरी हो जाएगी वहां भी ब्लड लॉस होगा, ऑलरेडी हीमोग्लोबिन कम है और ब्लड लॉस रहेगा, एनीमिया की प्रॉब्लम और ज्यादा रहेगी, तो इन्फेक्शन के चांसेस भी उतने ही ज्यादा रहेंगे। तो ये जब फीमेल डिलीवरी हो जाएगा तो इसको इन्फेक्शन से बचाना ये भी प्रायोरिटी के अंदर रहेगा। क्लियर है क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ए क्लाइंट अराइव एट बर्थिंग सेंटर इन एक्टिव लेबर, अवस्था कौन सी है, एक्टिव लेबर के अंदर है, बर्थ सेंटर पर फीमेल को लाया गया है। नेक्स्ट इसके बाद हर मेम्ब्रेन्स आर स्टिल इंटैक्ट, एमनियोटिक मेम्ब्रेन अभी तक रप्चर नहीं हुआ है। एंड द नर्स मिडवाइफ प्रिपेयर टू परफॉर्म एन एमनियोटोमी, नर्स प्रिपेयर कर रही है क्या करने के लिए, एमनियोटोमी करने के लिए प्रिपेयर कर रही है, मतलब मेम्ब्रेन अभी रप्चर नहीं हुआ और एमनियोटोमी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एमनियोटोमी क्या है, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन, AROM, इसी को एमनियोटोमी बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, नर्स हु इज असिस्टिंग द नर्स मिडवाइफ एक्सप्लेन टू द क्लाइंट दैट आफ्टर दिस प्रोसीजर यू विल मोस्ट लाइकली हैव, मतलब इस एमनियोटोमी प्रोसीजर के बारे में पूछ रहे हैं। कुल मिला के बात ये है, 5-6 लाइनें फालतू में बढ़ा चढ़ा के लिखा हुआ है। मेन मुद्दे की बात यह है कि इसमें एमनियोटोमी प्रोसीजर के बारे में पूछ रहे हैं और एमनियोटोमी होने के बाद मदर को कैसा महसूस होगा या एमनियोटोमी कर रहे उस दौरान क्या महसूस होगा, वो जो है उस मदर को बताया जा रहा है। फिर क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, शी विल मोस्ट लाइकली, इस वर्ड को भी अच्छे से अंडरलाइन करना है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। बहुत बार क्वेश्चन के अंदर ये वर्ड लिखे हुए आते हैं, एक तो कौन सा लिखा हुआ आता है, मोस्ट लाइकली लिखा हुआ आता है। आगे और भी क्वेश्चन आएंगे उसमें ये वर्ड भी बहुत बार आएगा, तो मैं इसका मतलब आपको यही बता रहा हूं। जब भी आपको क्वेश्चन के अंदर ये वर्ड दिखता है मोस्ट लाइकली, इसका मतलब आपको ये समझना है कि सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है वो आपको चूज करना है। तो अगर क्वेश्चन में मोस्ट लाइकली पूछा है तो सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा सही आंसर आप चूज करोगे, मतलब फर्स्ट प्रायोरिटी आप चूज करोगे। दूसरा, बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर आपको ये भी पढ़ने को मिलता होगा, आपने पढ़ा भी होगा, लीस्ट लाइकली। एक तो मोस्ट लाइकली और दूसरा कौन सा है, लीस्ट लाइकली। तो मोस्ट लाइकली का मतलब मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वो आपको चूज करना है। सबसे ज्यादा सही कौन सा है, सबसे पहले क्या होगा, वो आपको चूज करना है। लीस्ट लाइकली का मतलब है सबसे कम, सबसे लास्ट प्रायोरिटी। जैसे 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों सही है, किसी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए, चारों सही है, फिर आपसे पूछ लिया कि मोस्ट लाइकली, तो आप उसमें सबसे ज्यादा सही, सबसे पहली प्रायोरिटी को चूज करेंगे। आपको पूछ लिया लीस्ट लाइकली, तो आपको उसमें सबसे कम सही, सबसे लास्ट प्रायोरिटी वाले को चूज करना है, जो सबसे लास्ट की तरफ रहेगा। क्लियर है दोनों वर्ड्स का मतलब। तो जब भी मोस्ट लाइकली आपको मिलता है क्वेश्चन के अंदर, आपको उसमें से सबसे ज्यादा सही, सबसे ज्यादा एक्यूरेट आंसर चूज करना है। लीस्ट लाइकली पूछा है तो सबसे कम सही वाले को आपको चूज करना है। ये 2 वर्ड्स का मतलब आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर मोस्ट लाइकली पूछा है। एमनियोटोमी में क्या होगा, मैंने आपको पढ़ाया था, एमनियोटोमी जो है वो इंडक्शन ऑफ लेबर में आता है सर्जिकल मेथड के अंदर। AROM आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, और आर्टिफिशियल रप्चर मेम्ब्रेन भी ARM भी इसको बोलते हैं। कोचर आर्टरी फोर्सेप या क्रोचेट हुक की सहायता से एमनियोटोमी प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि जब एमनियोन रप्चर होती है, आप अपना आंसर रेडी रख लो इन 4 ऑप्शन में, लेस प्रेशर ऑन हर सर्विक्स, सर्विक्स पे कम प्रेशर आएगा। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन की एफिशिएंसी जो है वो ज्यादा हो जाएगी। डिक्रीज नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन के नंबर कम होंगे। और द नीड फॉर इंक्रीज मैटरनल ब्लड प्रेशर, मैटरनल ब्लड प्रेशर जो है वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ये 4 ऑप्शन है। तो मैं आपको बता रहा हूँ एमनियोटोमी, कोचर आर्टरी फोर्सेप या क्रोचेट हुक की सहायता से ये प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं। जब एमनियोटिक मेम्ब्रेन को रप्चर करते हैं, एमनियोटोमी करते हैं, तो एक प्रोस्टाग्लैंडिन ज्यादा रिलीज होगा। कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन, एमनियोन से रिलेटेड PGE2 होता है। जब एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर होती है तो कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन ज्यादा रिलीज होगा, PGE2 ज्यादा रिलीज होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन E2। एमनियोन, मायोमेट्रियम, डेसिडुआ, प्रेगनेंसी में ये सारी स्ट्रक्चर अलग अलग प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करती है। एमनियोन के द्वारा कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन ज्यादा आएगा, E2 ज्यादा आएगा सर। डेसिडुआ से कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन ज्यादा आता है, F2 ज्यादा आता है सर, PGF2 ये ज्यादा आता है डेसिडुआ से। और तीसरा मायोमेट्रियम की अपन बात करें तो मायोमेट्रियम से कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन ज्यादा आता है सर, मायोमेट्रियम से PGI2 ज्यादा आता है। ये अलग अलग स्ट्रक्चर प्रेगनेंसी का और अलग अलग प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करेगा। यहाँ पर एमनियोटोमी की बात कर रहे हैं तो एमनियोन से कौन सा आएगा, PGE2 ज्यादा आएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या काम है सर, ये लोकल हार्मोन ऑफ बॉडी है और ये प्रोस्टाग्लैंडिन यूट्रस में क्या करवाएंगे, कॉन्ट्रैक्शंस करवाएंगे। तो देखो एमनियोटोमी किया, एमनियोटोमी किया तो एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर हुआ। एमनियोटिक मेम्ब्रेन रप्चर होगा तो PGE2 ज्यादा रिलीज होगा, प्रोस्टाग्लैंडिन E2, और इसका काम क्या है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाना। तो जब मदर में एमनियोटोमी करेंगे तो मदर को क्या महसूस होगा वो इसमें से चूज करना है। लेस प्रेशर ऑन द सर्विक्स, सर्विक्स पे प्रेशर कम आएगा, नहीं सर ज्यादा आएगा।
क्योंकि एमनियोटॉमी करते ही कॉन्ट्रैक्शंस होंगे ज्यादा, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होंगे तो बेबी किधर आएगा सर, डाउनवर्ड आएगा, डाउनवर्ड आएगा तो किसके ऊपर प्रेशर आएगा सर, सर्विक्स के ऊपर प्रेशर आएगा, तो वहां तो प्रेशर बढ़ जाएगा। इस ऑप्शन में तो लेस प्रेशर लिखा है, हटाओ इसको, ये आंसर है ही नहीं अपना, ये तो गलत है। नेक्स्ट वन, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शंस की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, बिल्कुल सर। तीसरा क्या है, डिक्रीज नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन के नंबर कम होंगे, नहीं सर, अभी आपने बोला ना कि एमनियन से पीजीई2 आएगा और प्रोस्टाग्लैंडिन तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाते हैं, तो डिक्रीज तो होगा नहीं, इसको भी हटाओ, ये भी गलत हो गया। लास्ट वन, द नीड फॉर इंक्रीज मैटरनल ब्लड प्रेशर, ये ऑप्शन भी यहाँ पर नहीं रहेगा। तो राइट आंसर क्या है इसका सर, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, बी सही जवाब है। जब एमनियोटॉमी करेंगे प्रोस्टाग्लैंडिन E2 ज्यादा आएगा, यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस ज्यादा होंगे, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो रहे हैं, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, ये मदर को महसूस होगा। दिस इज द क्वेश्चन एंड दिस वन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है ये, कौन सी स्ट्रक्चर से कौन सा प्रोस्टाग्लैंडिन आ रहा है, एमनियोटॉमी एक सर्जिकल इंडक्शन ऑफ लेबर मेथड के अंदर आता है, इंडक्शन ऑफ लेबर में सर्जिकल मेथड हो गया, कोचर आर्टरी फोर्सेप या क्रोचेट हुक की सहायता से परफॉर्म करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में है, जो जो चीजें सही है, एक से ज्यादा सही है, वो आपको चूज करना है। क्वेश्चन क्या है, नर्स इज मॉनिटरिंग ए क्लाइंट इन लेबर हु इज रिसीविंग पिटोसिन, क्या रिसीव कर रहे हैं, पिटोसिन। पिटोसिन क्या है सर, सिंटोसिनोन, ऑक्सीटोसिन है, पिटोसिन दैट इज सिंटोसिनोन। सिंटोसिनोन क्या है सर, ऑक्सीटोसिन है। जो सिंथेटिक ऑक्सीटोसिन मार्केट में आता है यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने के लिए, मेडिकेशन ऑक्सीटोसिन हार्मोन वाला, मार्केट के अंदर सिंथेटिक फॉर्म कौन सी आती है, सिंटोसिनोन, दैट इज ऑक्सीटोसिन। तो ए नर्स इज मॉनिटरिंग ए क्लाइंट इन लेबर हु इज रिसीविंग पिटोसिन, मदर लेबर की प्रोसेस के थ्रू गुजर रही है, उसको ऑक्सीटोसिन चला रखा है, पिटोसिन चला रखा है। आगे पढ़ते हैं, क्या पूछा है इसमें, एंड नोट्स दैट द क्लाइंट इज एक्सपीरियंसिंग हाइपरटोनिक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन। देखो ऑक्सीटोसिन चला रखा है और मदर को कॉन्ट्रैक्शंस ज्यादा हो रहे हैं, ये क्वेश्चन है। ऑक्सीटोसिन चला रखा है तो कॉन्ट्रैक्शंस ज्यादा हो रहे हैं। आगे क्या पूछा है इसने, लीस्ट इन ऑर्डर ऑफ द प्रायोरिटी द एक्शन दैट नर्स टेक्स, तो आपको सबसे पहले ऑप्शन से लास्ट ऑप्शन की तरफ चूज करना है। 5 चीजें यहां पर दे रखी है, 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 फंक्शन दे रखे हैं, 5 नर्सेस के जो एक्शन है वो दे रखे हैं। इन 5 एक्शन को आप प्रायोरिटी के हिसाब से सेट करना है, सबसे ज्यादा जरूरी से कम की तरफ ट्रांसफर होना है, यानी सबसे पहला काम क्या करेंगे और सबसे लास्ट काम क्या करेंगे, इस हिसाब से आपको ये एडजस्ट करने हैं। 3 ऑप्शन इसके अंदर दे रखे हैं, ए के अंदर 1 2 3 4 5, 1 4 2 3 5, 1 4 3 5 2, तीनों अलग अलग चीजें हो गया। क्या क्या काम है उसके हिसाब से अपन देखेंगे कि किस टाइप से प्रायोरिटी रहेंगे। पहला काम इसने क्या लिखा है, स्टॉप द पिटोसिन इन्फ्यूजन। तो अगर ऑक्सीटोसिन चल रहा है और यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, हाइपर स्टिमुलेशन का मतलब 10 मिनट में 6 से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, तो उस कंडीशन में अगर ऐसा होता है हाइपर स्टिमुलेशन, तो नर्स का काम क्या होगा, तो पहला इसमें लिख रखा है ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन को स्टॉप करना है तुरंत। दूसरा काम क्या लिखा है, इसमें क्या लिखा हुआ है, परफॉर्म ए वेजाइनल एग्जामिनेशन, दूसरा ये दे रखा है इसके अंदर। तीसरा क्या है, रिपोजिशन द क्लाइंट, क्लाइंट को रिपोजिशन करना है। चौथा इसके बाद क्या है, चेक द क्लाइंट ब्लड प्रेशर एंड हार्ट रेट, मदर का हार्ट रेट ब्लड प्रेशर चेक करना है। और 5वां ऑप्शन है एडमिनिस्टर ऑक्सीजन बाय फेस मास्क, फेस मास्क से ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे, किस रेट से, 8 से 10 लीटर पर मिनट के हिसाब से। ये 5 ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, तो आपको इनको अरेंज करना है। सबसे पहला काम क्या होगा, फिर दूसरा काम क्या, तीसरा, चौथा, 5वां क्या प्रायोरिटी एक्शन जो है वो रहेंगे। पहले ऑप्शन में तो ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, ये हो गया। देखो पहला है स्टॉप द पिटोसिन इन्फ्यूजन, यस, सबसे पहला काम तो यही रहेगा। जब भी हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रस होगा, नर्स फर्स्ट एक्शन क्या होगा, इमीडिएटली स्टॉप द इन्फ्यूजन, इमीडिएटली ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन को क्या करना है, स्टॉप करना है, ये सबसे पहला काम होगा। फिर नेक्स्ट काम क्या होगा, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन बंद करने के बाद मदर का ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को चेक करेंगे। चेक द क्लाइंट ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट, मदर की हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को चेक करेंगे। हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रस, ऑक्सीटोसिन ज्यादा चला गया है, तो पहला इमीडिएटली स्टॉप ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन, और फिर मदर का हार्ट रेट और जो क्लाइंट ब्लड प्रेशर, बीपी और हार्ट रेट को चेक करेंगे। दूसरा काम ये रहेगा, ये जो 5 लिखे हैं उसमें से। नेक्स्ट इसके बाद तीसरा काम क्या आएगा, दैट इज रिपोजिशन द क्लाइंट। इसके बाद रहेगा रिपोजिशन द क्लाइंट,
मदर की पोजीशन को चेंज करना है, लेफ्ट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करेंगे? लेफ्ट लेटरल। उसमें कंप्रेशन कम होता है और वीनस रिटर्न जो है वो बढ़ता है, तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करेंगे। रिपोजिशन कर दिया, तीसरा काम ये रहेगा। नेक्स्ट इसके बाद क्या काम आएगा? स्टार्ट ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। अब ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे किस रेट से? 8 से 10 लीटर पर मिनट के हिसाब से। तो देखो, सबसे पहले ऑक्सीटोसिन को रोको, मदर का हार्ट रेट बीपी चेक करो, पोजीशन चेंज करो, मदर को ऑक्सीजन लगाओ। क्या लगाना है? ऑक्सीजन जो है वो स्टार्ट करना है। और लास्ट पांचवा काम, वेजाइनल एग्जामिनेशन परफॉर्म करेंगे, जो नंबर 2 पे लिखा हुआ है। तो ये सीक्वेंस रहेगा अकॉर्डिंग टू द नर्सेज एक्शन इन केस ऑफ हाइपर स्टिमुलेशन ऑफ द यूट्रस। तो इस सीक्वेंस के हिसाब से जो राइट आंसर इनमें से बन रहा है 1 4 3 5 2, तो 1 2 3 4 5 ये नहीं है, 1 4 2 3 5 ये नहीं है, कौन सा? 1 4 3 5 2, 1 4 3 5 2। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले स्टॉप इन्फ्यूजन, मदर का हार्ट रेट बीपी चेक करेंगे, पोजीशन, फिर ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद में कौन सा काम आ जाएगा? वेजाइनल एग्जामिनेशन। ये कोई लीसरेशन वगैरह तो नहीं है, रप्चर वगैरह तो नहीं है, ये असेसमेंट फाइंडिंग जो है वो रहेगा। तो ये प्रायोरिटी एक्शन रहेगा। देखो, एक ही क्वेश्चन में 5 चीजें जो है वो सॉल्व हो गया है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये इसके आंसर जो है वो रहेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन है आज का अपना, ए क्लाइंट इज ग्रेविडा 1, मदर ग्रेविडा 1 है, पैरा 0 है, मतलब फीमेल प्रेग्नेंट हुई है, और उस कंडीशन में उसमें अभी 22 वीक को एक बार भी क्रॉस नहीं किया है, पैरा कितना है? 0 है। एडमिटेड इन लेबर रूम, सर्विक्स इज 100% इफेस्ड, मतलब सर्विक्स का इफेसमेंट जो है वो कंप्लीट हो चुका है, 100% इफेस, एंड सी इज डायलेटेड टू 3 सेंटीमीटर। कितना डायलेशन हो सकता है? कितना डायलेशन हो चुका है? सर 3 सेंटीमीटर सर्विक्स का डायलेशन हो चुका है। हर फीटस इज एट +1 स्टेशन। फीटस जो है वो कहां पर है? सर +1 स्टेशन पर है, तो फीटस इज एट +1 स्टेशन। अच्छा सर, +1 का मतलब क्या है? इसचियल स्पाइन से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर है। किधर? ऊपर या नीचे? सर ये तो प्लस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसचियल स्पाइन से नीचे की तरफ है, तो ऊपर नीचे है वो अपन को प्लस माइनस से पता चलेगा, माइनस ऊपर प्लस नीचे की तरफ हो गया। तो 100% इफेसमेंट, 3 सेंटीमीटर सर्विस का डायलेशन, +1 स्टेशन है, इसचियल स्पाइन से 1 सेंटीमीटर नीचे की तरफ है। द नर्स इज अवेयर दैट द फीटस हेड इज, इसका मतलब बच्चे का हेड कहां पर है? तो बच्चे का हेड पूछा है, तो बस अपन को इससे तो मतलब ही नहीं है, अपन को +1 से मतलब है, तो ये इसमें लिखा हुआ है वो चूज कर लो। बिल्कुल इजी आंसर है, स्टेशन से रिलेटेड ही है, पहले भी हमने स्टेशन के बारे में डिस्कस किया है। नॉट येट एंगेज्ड, अभी तक एंगेज नहीं हुआ, ये इसचियल स्पाइन है, इसचियल स्पाइन, इससे ऊपर माइनस, नीचे की तरफ क्या रहेगा? प्लस, और इसचियल स्पाइन पर 0, 0 वाले को ही एंगेजमेंट बोलते हैं। तो इस +1 का मतलब अभी तक एंगेज नहीं हुआ, नहीं सर एंगेज तो हो गया है, तभी तो प्लस में गया है, इसको हटाओ। एंटरिंग द पेल्विक इनलेट, पेल्विक इनलेट में एंटर हुआ है, ये भी नहीं है। इनलेट में एंटर होता है वो स्टेशन माइनस में होता है, इनलेट में आएगा पहले, उसके बाद प्लस पे 0 पे जाएगा, फिर प्लस पे जाएगा, ये भी नहीं है। एंटर होने के बाद तो निकल भी गया इसचियल स्पाइन से। बिलो द इसचियल स्पाइन, इसचियल स्पाइन से नीचे की तरफ आ गया हेड, और विजिबल एट द वेजाइनल ओपनिंग, अभी वेजाइनल ओपनिंग पे विजिबल नहीं होगा। वेजाइनल ओपनिंग पे विजिबल कब होता है? +4 +5 पर होता है, +1 पर नहीं होता है। तो विजिबिलिटी के लिए कितना चाहिए? +4 +5, ये भी ऑप्शन नहीं है, तो बचा हुआ कौन सा है? +1 का मतलब बेबी का हेड इसचियल स्पाइन से 1 सेंटीमीटर नीचे की तरफ आ गया, बिलो द इसचियल स्पाइन। क्लियर है ये क्वेश्चन? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला अपना क्वेश्चन है, अ मैटरनिटी नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद एब्रप्शियो प्लेसेंटा। प्रॉब्लम कौन सी है? सर एब्रप्शियो प्लेसेंटा है, तो ये आगे APH वाला टॉपिक, एंटीपार्टम हेमरेज, प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रप्शियो प्लेसेंटा। एब्रप्शियो प्लेसेंटा इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ APH, रिवील्ड कंसील्ड मिक्स टाइप, ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, covalary uterus, uteroplacental apoplexy is the characteristics of concealed abruptio placenta. Painful dark red vaginal bleeding is the characteristics of abruptio placenta, और uterus जो है वो firm hard contracted महसूस होगा, this is abruptio placenta। तो abruptio placenta की कंडीशन है monitoring the client for DIC। abruptio placenta में क्या कॉम्प्लिकेशन हो रहा है? DIC की प्रॉब्लम हो रही है। डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, ये प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिल रही है। मॉनिटरिंग द क्लाइंट फॉर DIC, डिससेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। विच असेसमेंट फाइंडिंग इज लीस्ट लाइकली, ये देखो वर्ड आ गया, कौन सा आया है? लीस्ट लाइकली।
लीस्ट लाइकली का मतलब सबसे कम वाले को चूज करना है आपको, इसमें से सबसे कम कौन सा रहेगा। तो विच असेसमेंट फाइंडिंग इज लीस्ट लाइकली टू बी एसोसिएटेड विद डीआईसी, तो कौन सा असेसमेंट फाइंडिंग या कौन सा कॉम्प्लिकेशन सबसे कम है वो आपको चूज करना है। मोस्ट लाइकली में सबसे ज्यादा और लीस्ट लाइकली के अंदर सबसे कम। तो लीस्ट लाइकली डीआईसी में क्या होगा, ऑप्शन पढ़ते हैं अपन। स्वेलिंग ऑफ द काल्फ इन 1 लेग, 1 लेग की जो काफ मसल है उसके अंदर स्वेलिंग हो रहा है। प्रोलॉन्ग क्लॉटिंग टाइम, सीटी ज्यादा हो रहा है, क्लॉटिंग टाइम ज्यादा हो रहा है मतलब ब्लीडिंग ज्यादा देर तक होगी, क्लॉटिंग होने में टाइम लगेगा मतलब ब्लीडिंग ज्यादा देर तक रहेगी। नेक्स्ट इसके बाद डिक्रीज प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट काउंट कम हो रहा है डीआईसी के अंदर। और नेक्स्ट है पेटेची, ऊजिंग फ्रॉम इंजेक्शन साइट्स एंड हिमेचूरिया, पेटेची हो रहा है, रेड रेड कलर के स्पॉट जो है वो दिखाई दे रहे हैं बॉडी के ऊपर, ऊजिंग फ्रॉम इंजेक्शन साइट हो रहा है, और हिमेचूरिया यूरिन के साथ ब्लड जो है वो आ रहा है। ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, सबसे कम सही वाला सेलेक्ट करना है, सबसे लीस्ट लाइकली कौन सा होगा। तो डीआईसी जो होता है डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, इस डीआईसी के अंदर आप अपना आंसर 4 ऑप्शन पढ़ लिए मैंने, आपने रेडी कर लिया होगा। अब देखते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है। प्रोलॉन्ग क्लॉटिंग टाइम, डीआईसी की कंडीशन में ब्लीडिंग ज्यादा देर तक होती है, बिल्कुल सर, इस प्रोलॉन्ग क्लॉटिंग की कंडीशन में ब्लीडिंग ज्यादा टाइम तक होती है, ठीक है, ये तो सही है। डिक्रीज प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है डीआईसी में, ये भी बिल्कुल सही है, डीआईसी की कंडीशन में प्लेटलेट काउंट कम होता है। नेक्स्ट पेटेची, ऊजिंग, इंजेक्शन साइट और हिमेचूरिया, ये भी देखने को मिलेगा। तो लीस्ट लाइकली सबसे कम या नहीं देखने को मिलेगा वो कौन सा है, दैट इज स्वेलिंग ऑफ द काफ इन 1 लेग, ये नहीं देखने को मिलेगा, अब ना के बराबर कॉम्प्लिकेशन डीआईसी के अंदर रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ए, क्योंकि हमको लीस्ट लाइकली चूज करना है। डीआईसी जो होता है डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन, किस में देखने को मिलता है, ये भी क्वेश्चन है, एब्रप्शियो प्लेसेंटा में, ये आपको याद रखना है, एब्रप्शियो प्लेसेंटा में कॉम्प्लिकेशन डीआईसी देखने को मिल सकता है। कैरिंग फॉर ए क्लाइंट एब्रप्शियो प्लेसेंटा, मॉनिटरिंग फॉर द क्लाइंट फॉर डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। नेक्स्ट डीआईसी, डिसेमिनेटेड का मतलब डिफ्यूज, विस्तृत टाइप का, इंट्रावेस्कुलर मतलब ब्लड वेसल्स के अंदर, और कोएगुलेशन का मतलब क्लॉटिंग। तो बॉडी में ब्लड वेसल्स के अंदर जगह जगह ब्लड की क्या हो जाती है, क्लॉटिंग हो जाती है। इस वजह से पेटेची लाइक अपीयरेंस भी देखने को मिलता है, जगह जगह ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉटिंग हो जाती है। अब देखो क्लॉटिंग हो रही है, इसका मतलब क्या काम में आ रही है, प्लेटलेट्स काम में आ रही है, ठीक है। प्लेटलेट का यूटिलाइजेशन ज्यादा हो जाता है, और प्लेटलेट का यूटिलाइजेशन ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन में प्लेटलेट काउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो प्लेटलेट काउंट कम क्यों होता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन प्लेटलेट का ज्यादा हो जाता है। प्लेटलेट क्लॉटिंग करवाती है, ठीक है, ये अपन बोलते हैं। तो प्लेटलेट के नंबर अगर कम हो जाते हैं तो ब्लीडिंग होने लगती है। डेंगू वाले में यही होता है, बहुत ज्यादा प्लेटलेट लॉस हो जाता है, प्लेटलेट लॉस हो जाता है तो उस कंडीशन में इंटरनल ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर भी देखो प्लेटलेट यूटिलाइज हो गया, यूटिलाइज हो गया तो प्लेटलेट काउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्लेटलेट काउंट कम होगा तो क्या होगा, ब्लीडिंग होने लग जाएगा। ब्लीडिंग होगा तो ये ब्लड जो है वो यूरिन के साथ भी बाहर आएगा। कौन सी प्रॉब्लम होगी, हिमेचूरिया का प्रॉब्लम होगा। तो ये तीनों चीजें तो ज्यादा देखने को मिलती है डीआईसी में। ब्लीडिंग ज्यादा देर तक होगी क्योंकि प्लेटलेट कम हो गई, या डिक्रीज प्लेटलेट काउंट, प्लेटलेट कम क्यों हो गई, क्योंकि सर ये यूटिलाइज हो गई है। और नेक्स्ट इसके बाद ये ब्लीडिंग ज्यादा होने की वजह से ये ब्लड यूरिन के साथ भी बाहर आ सकता है। तो इसमें से लीस्ट लाइकली कौन सा रहेगा, स्वेलिंग ऑफ द काफ इन 1 लेग, दिस इज द राइट आंसर, लीस्ट लाइकली इन केस ऑफ डीआईसी, डिसेमिनेटेड इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन। क्लियर है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन अपना। ए नर्स इन लेबर रूम इज असिस्टिंग विद द वेजाइनल डिलीवरी। बोर तो नहीं हो रहे ना, बोर हो भी लोगे तो मेरा तो कोई नुकसान है नहीं, तुम्हारा नुकसान है, ठीक है। जिसको पढ़ना है वो पढ़े आराम से, बोर हो रहा है तो मोबाइल आपका ही है, ठीक है। उसमें वो 2 लाइनें दिखती है ना नेटवर्क वाली, उसको बंद करो, मोबाइल को साइड में रखो और मस्त सो जाओ आराम से, ठीक है। खाना वाना खाओ अपना, बढ़िया टाइम भी हो गया, और आराम से सो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम तुमको देना है, सिलेक्शन तुमको होना है, नौकरी तुमको लगना है। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, मैं अपना काम पढ़ाने का कर रहा हूँ, आप अपना काम करना चाहते हो तो पढ़ो, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। आपका मोबाइल, आपका नेटवर्क, आपका डेटा, आपका टाइम, ठीक है, आपकी जिंदगी, आपको नौकरी लगना है नहीं लगना, सब कुछ आपके लिए ही है। आप जो भी कर रहे हो वो अपने लिए कर रहे हो, ठीक है। तो बी अलर्ट एंड एक्टिव, अपने आप को एक्टिव रखो, ये क्वेश्चन के साथ इन्वॉल्व करो,
ठीक है। ऐसे बैठे बैठे कि नहीं सर अब तो सर आंसर बताएंगे तो ही मैं लिखूंगा, ठीक है, उसके बाद रट्टा मार लूंगा, ऐसे तो काम होने वाला है नहीं। तुम अगर पूरा प्रॉपरली अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हो ना स्टडी में, क्योंकि मुझे तो आप लोग जो है वो विजिबल नहीं हो, मैं तो आप लोगों को विजिबल हूँ अच्छे से, आप मुझे अब देख पा रहे हैं, तो बहुत जनों की प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी कि सर दिख नहीं रहे दिख नहीं रहे। एक दो यूट्यूब पे कमेंट भी मैंने देखा था कि जब तक टीचर नहीं दिखे तब तक इफेक्टिव नहीं होता। तो ठीक है, दिख गए हम, अब देखते हैं कि आपके लिए टीचिंग कितना इफेक्टिव होता है और आप कितना पढ़ लेते हो आप। और जितना पढ़ लोगे, देखो पढ़ने वालों के लिए तो मैटर करता है कि टीचर क्या बोल रहा है, सीधी सी बात यह है, वो क्या बोल रहा है, वो क्या पढ़ा रहा है, वो कैसे पढ़ा रहा है, काम की चीज़ें है कि नहीं है, वो हमारी स्टडी के हिसाब से इंपॉर्टेंट चीज़ें है या नहीं है, वो मैटर करता है। ठीक है, टीचर की शक्ल तो मैटर करती नहीं है। हाँ, मान लिया कि बिल्कुल रोल है स्टडी के अंदर, ये भी रोल है कि सर हम आपको देखते हैं तो हमारा आपसे कनेक्शन अच्छा हो पाता है, चलो ठीक है, वो भी मान लिया। इसके बाद भी पढ़ाई नहीं हुई तो फिर नहीं पढ़ने के तो हजार बहाने हैं ना, पढ़ने का तो सिर्फ एक बहाना है कि मुझे सेलेक्ट होना है सर, और उसमें ये सारी चीज़ें मायने नहीं रखती है। टीचर क्या पढ़ा रहा है वो सबसे ज़्यादा मायने रखता है, वो कंटेंट अपने स्टडी के हिसाब से डिलीवर कर रहा है कि नहीं कर रहा, हमारे फ़ायदे की चीज़ें बता रहा है कि नहीं बता रहा, वो मैटर करता है। और ये सब चीज़ें छोड़ के आप एक चीज़ की तरफ पढ़ जाते हो तो आपको तो पता ही नहीं है कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है। तो फिर भी कोई बात नहीं, सबका अपना ओपिनियन होता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो अब मैं देख भी रहा हूँ, तो आई थिंक अब आपकी स्टडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसके बाद भी आती है, इसका मतलब आपका ध्यान पढ़ाई की तरफ है ही नहीं। सीधा सीधा बात जो है वो ये है। बाकी के लाइक बढ़ रहे हैं कि कमेंट बढ़ रहे हैं कि ये चीज़ें हो रही है कि वो चीज़ें हो रही है, मुझे इन सब चीज़ों से कोई मतलब जो है वो नहीं है। अब बहुत अच्छा कमेंट करोगे तो भी मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा, ठीक है, कि सर आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हो और फादर हो गए और मदर हो गए और फूफा और जीजा और सारे ओबीजी के हो गए और एक्सपर्ट हो गए और गुरु हो गए और महागुरु हो गए और लव गुरु हो गए और नथिंग, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरा सिंपल सा नाम है वो इनफ है मेरे लिए। समझ रहे हो ना बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि किसी चीज़ को याद मत रखो, बस याद रखो मेरी पढ़ाई से रिलेटेड क्या चीज़ है, बाकी सब चीज़ें रहने दो। अब बुरे से बुरा कमेंट करोगे तो भी मैं पढ़ाता रहूँगा, क्योंकि मेरा काम मुझे करना है। आपका इंटरेस्ट है तो आपको समझ में आएगा, और आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपको समझ में नहीं आएगा। सीधा सीधा फंडा ये है। तो चीज़ों को समझने की कोशिश करो, क्या सही है क्या गलत है, भेड़ चाल में चलना छोड़ दो। एक जो ग्रुप होता है ना पढ़ाई वाला, 5-6 बच्चों का ग्रुप है, स्टडी का ग्रुप है, पहले तो ऑफलाइन क्लासेस ही तो साथ में बैठते थे, डिस्कस करते थे, लेकिन अब सब अपने अपने घर पे आप बैठे हुए हैं। आई डोंट नो कि आप कौन सी कंडीशन में हो, मुझे तो ये भी नहीं पता है। कोई बिस्तर पे लेट के आराम से ईयरफोन लगा के सुन रहा होगा, कोई जो है वो हाथ में खाने की प्लेट ले रखी होगी, एक तरफ छाछ पी रहा होगा, एक तरफ दही के अंदर कुछ सब्जी रोटी वो सारा खाना चल रहा होगा, उधर की तरफ ध्यान है, और इधर मैंने क्या बोला वो तो निकल गया। उसका ध्यान तो इसमें है कि दाल में पानी ज़्यादा है कि दाल ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको डिस्ट्रैक्ट करने का काम कर रही है, लेकिन चल रहा होगा मुझे पता है। कोई घूम रहा होगा, कोई लॉन में बैठा होगा, कोई अपने छत पे जाके बैठा होगा, कोई नहीं तो खेत में जाके बैठ गया होगा, अपने तरह तरह की एक्टिविटी चल रही होगी, यू नो। जबकि मैंने पहले ही बोला था कि आपको एक प्रॉपर स्टूडेंट वाले मोड में आना है, लेकिन बहुत बेचारे कम स्टूडेंट होंगे जो इस चीज़ को फॉलो कर रहे होंगे। बाकी तो वही करेंगे जो तुमको करना है, ये टीचर कुछ भी बोलता रहे, ठीक है, हम तो वही करेंगे जो हमको करना है। तो कुछ बच्चों का ग्रुप ऐसा होता है जो फ़ोन करके डिस्कस किए, यार सर ने ये बताया था, इसमें ये मेरे को तो ये लग रहा था लेकिन आंसर ये निकल गया, यार उसके हिसाब से ये है, तेरा कितना रहा। बहुत सारे बच्चे पूछेंगे भी, सिंसियरली फॉलो कर रहे हैं कि सर ने 100 क्वेश्चन करवाए थे, उसमें से मेरे कितने सही हुए, तूने कितने सही किए, फ़ोन करके बात कर लिया, यार मेरे तो ये गलत हो गया था। ये डिस्कशन होता है। और जो कुछ जो बुद्धिजीवी प्राणी होते हैं ना, अलग ही होते हैं वो, उनका डिस्कशन ये होता है, इसके वाले के लाइक कितने आए हैं, इसके वाले के कमेंट कितने आए, अरे यार उसके तो हजारों लाइक हो गए, अरे यार इसके तो इतने लाइक है, ये चलता है उनका, ठीक है। तो मतलब इसमें तो बोलना ही क्या है अब, ठीक है, इसमें बोलने वाली बात तो है ही नहीं कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम। उसके इतने लाइक है, उसके इतने लाइक है, तुमको क्या फर्क पड़ गया उससे, ठीक है। ये उनकी प्रॉब्लम है, तुम्हारा बेनिफिट क्या हुआ इसमें डिस्कशन करने से? आधे घंटे तक तुमने तो डिस्कशन कर लिया, अपना टाइम वेस्ट कर लिया। इससे बेटर होता ना कि तुम 5-10 क्वेश्चन ही सॉल्व कर लेते। तो अपना दिमाग लगाओ। अब ये सारी चीज़ें कोई कहने वाला नहीं है, और ना ही मुझे ज़्यादा मोटिवेशन का लेक्चर देने की ज़रूरत है। मोटिवेशन कुछ नहीं होता है। अगर तुमको नौकरी चाहिए, पढ़ना है, तो सीधा सीधा तुम अपने आप को बोलो कि भाई पढ़ाई कर, नौकरी लगनी है, तेरे को ही लगना है। सेल्फ मोटिवेट करो अपने आप को। अगर तुमको पढ़ने के लिए किसी और के मोटिवेशन की ज़रूरत है तो तुम नहीं पढ़ सकते हो। मेरा मानना तो ये है। अगर तुम अपने आप को मोटिवेट नहीं कर सकते हो तो दूसरों की बातें सुन के क्या मोटिवेट करोगे? नहीं कर पाओगे। इसलिए पढ़ाई के लिए खुद को मोटिवेट करो और
क्या सही है, क्या गलत है, क्या जरूरी है मेरे लिए, क्या चीज़ें मेरे लिए बेनिफिशियल है, कैसे भी करके मेरी पढ़ाई में इंपॉर्टेंस चीज़ें आ जाए, कैसे भी करके मेरी पढ़ाई जो है वो इम्प्रूव हो सके, मेरा नॉलेज बढ़ सके, मैं अच्छी प्रैक्टिस कर सकूँ, एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो सकूँ। इन चीज़ों के बारे में सोचो, फालतू की चीज़ें सारी बंद कर लो। समझ रहे हो ना बात को? तो अपन क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन अपना है, बुरा मत मानना, बुरा लग भी रहा है ना तो मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे तुम, मुझे पढ़ाना है वो मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट। चलिए आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। ए नर्स इन ए लेबर रूम इज असिस्टिंग विद द वेजाइनल डिलीवरी ऑफ ए न्यूबॉर्न इन्फेंट। असिस्ट कर रही है, वेजाइनल डिलीवरी हुआ है न्यूबॉर्न इन्फेंट का। द नर्स वुड मॉनिटर द क्लाइंट क्लोजली फॉर द रिस्क ऑफ यूटेराइन रप्चर। नर्स जो है वो इस मदर को क्लोजली मॉनिटर कर रही है, किस कंडीशन के लिए? यूटेराइन रप्चर के लिए मॉनिटर कर रही है। इफ विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्ड, कि क्या कंडीशन यूटेराइन रप्चर से रिलेटेड है, ये इसमें पूछा हो गया है। क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है, फिर आपको इसमें से ऑप्शन जो है वो चूज करना है। एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। नर्स इन लेबर रूम इज असिस्टिंग विद द वेजाइनल डिलीवरी ऑफ न्यूबॉर्न इन्फेंट। वेजाइनल डिलीवरी न्यूबॉर्न इन्फेंट का हुआ है। द नर्स वुड मॉनिटर द क्लाइंट। इस मदर को नर्स अच्छे से ऑब्जर्व करेगी, किसके लिए? फॉर द रिस्क ऑफ यूटेराइन रप्चर, किस फीमेल में यूटेराइन रप्चर तो नहीं हुआ या ना हो, इसके लिए अच्छे से मॉनिटर करना पड़ेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्ड, क्या होगा या किस कंडीशन में यूटेराइन रप्चर हो सकता है, इस क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है। पहला ऑप्शन क्या है? हाइपोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। अब देखो हाइपोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में तो यूटेराइन रप्चर हो नहीं सकता। क्लोजली मॉनिटर फॉर द रिस्क ऑफ यूटेराइन रप्चर। यूट्रस रप्चर कब होगा? सर यूट्रस रप्चर तब होता है जब यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस ज्यादा होते हैं, हाइपर स्टिमुलेशन में रप्चर होता है। हाइपोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में तो कभी भी रप्चर नहीं होगा, तो ये तो आंसर रहेगा ही नहीं। हाइपोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन में रप्चर नहीं होगा, इसको हटाओ। फोर्सेप्स डिलीवरी, सल्स डिलीवरी और वीक बियरिंग डाउन एफर्ट, बाकी ऑप्शन ये रहे। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, आंसर आपने रेडी कर लिया होगा। तीसरा ऑप्शन क्या देगा? सल्स डिलीवरी। सल्स मैकेनिज्म जो है ये मेथड है, अगर आपको याद हो तो पढ़ा था हमने। प्लेसेंटा का सेपरेशन कितने मेथड से होता है? सर 2 मेथड से होता है, आपने पढ़ाया था। प्लेसेंटा का सेपरेशन एक सल्स मेथड से होता है और एक मैथ्यू डंकन मेथड से होता है। दोनों मेथड मैंने आपको बताए थे। सल्ट्स मैकेनिज्म में सेंटर पार्ट पहले सेपरेट होता है, फिर पेरिफेरल पार्ट सेपरेट होता है। मैथ्यू डंकन में उल्टा होता है, पहले पेरिफेरल पार्ट सेपरेट होगा, उसके बाद सेंटर पार्ट सेपरेट होगा। ये दोनों मेथड प्लेसेंटा सेपरेशन के होते हैं, वो हमने डिस्कस किए थे। प्लेसेंटा का सेपरेशन कहाँ से होता है? सर डेसिडुआ स्पॉन्जियोसम से होता है। अटैचमेंट बेसिलिस से होता है और सेपरेशन जो है वो डेसिडुआ स्पॉन्जियोसम से होता है, ये हमने डिस्कस किया था। हाइपोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन से कभी भी यूट्रस रप्चर नहीं होगा। सल्स मैकेनिज्म ये तो प्लेसेंटा सेपरेशन का मेथड है, तो दिस इज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा। दिस इज द मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा सेपरेशन का मेथड है। नेक्स्ट इसके बाद वीक बियरिंग डाउन इफर्ट्स। बियरिंग डाउन इफर्ट्स क्या होते हैं? जो मदर के द्वारा वॉल्यूंटरी फोर्स अप्लाई होता है वही कहलाता है बियरिंग डाउन इफर्ट्स। ये बियरिंग डाउन इफर्ट्स वीक है तो भी यूट्राइन रप्चर की बात नहीं करेंगे। तो यूट्राइन रप्चर किस कंडीशन में हो सकता है? अगर क्या करवा रहे हैं? फोर्सेप्स डिलीवरी करवा रहे हैं, तो इस कंडीशन में यूट्राइन रप्चर की प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। फोर्सेप्स के यूज की वजह से ट्रॉमेटिक होना और ट्रॉमेटिक होने की वजह से यूट्रस का क्या हो सकता है? रप्चर हो सकता है। बाकी कॉन्ट्रैक्शन कम है, बियरिंग डाउन इफर्ट्स कम है, सल्स मैकेनिज्म, इनमें कोई यूट्राइन रप्चर का प्रॉब्लम नहीं रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, जागते रहो। लेट डीएसेलरेशन पैटर्न आर नोटेड व्हेन असेसिंग द मदर ट्रेसिंग ऑफ ए वुमन हुज लेबर इज बीइंग इंड्यूस्ड विद एन इन्फ्यूजन ऑफ पिटोसिन। मतलब एक मदर को ऑक्सीटोसिन लगाया है और ऑक्सीटोसिन लगा के उसमें लेबर को इंड्यूस्ड किया है, मतलब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ाए हैं, ये लाइन का मतलब है। तो इस मदर को ऑक्सीटोसिन लगाया है। द वुमन इज इन साइड लाइन पोजिशन। मदर कौन सी पोजीशन के अंदर है? साइड लाइन पोजिशन के अंदर है। एंड हर वाइटल साइंस आर स्टेबल एंड फॉल विद इन ए नॉर्मल रेंज। मदर साइड लाइन पोजिशन में है, वाइटल्स नॉर्मल है, नॉर्मल रेंज के अंदर उसके वाइटल्स मदर के है, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन आर इंटेंस लास्ट फॉर 90 सेकेंड्स। ऑक्सीटोसिन चल रहा है लेकिन वाइटल्स उसके क्या है? नॉर्मल है और मदर साइड लाइन पोजिशन के अंदर है। कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में क्या लिखा हुआ है कि उसके कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो लास्ट 90 सेकेंड्स, 90 सेकेंड्स तक कॉन्ट्रैक्शन हो रहे हैं। एंड अकर एवरी 1/2 to 2 मिनट्स, और हर आधे से 2 मिनट के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो रिपीट हो रहा है। आधे से 2 मिनट के अंदर, सॉरी
1.5 to 2 मिनट, 1.5 से 2 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन रिपीट हो रहा है, 1.5 से 2 मिनट में। और कितनी देर के लिए कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है? 90 सेकेंड्स। 1.5 मिनट के लिए कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, फिर 1.5 से 2 मिनट में तो दोबारा ही रिपीट हो रहा है। मतलब ये कॉन्ट्रैक्शंस बहुत ही ज्यादा है, ये कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है। नॉर्मली अपन ने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्शन कितने होते हैं, 2 से 3 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन जो है वो 60 से 90 सेकंड के लिए होता है। 2 से 3 मिनट, 60 से 90 सेकंड। ये अपन ने ट्रांजिशन फेज ऑफ लेबर के कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ा था। और जब बच्चे एक्सपेल आउट होता है, बेबी की डिलीवरी होती है सेकेंड स्टेज में, तो उस टाइम भी इतने कॉन्ट्रैक्शन रहते हैं। 2 से 3 मिनट में कॉन्ट्रैक्शन रिपीट होते हैं और 60 से 90 सेकंड तक कॉन्ट्रैक्शन होता है। यहाँ 90 सेकंड तक कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और 1.5 से 2 मिनट में ही रिपीट हो रहा है। मतलब बहुत जल्दी रिपीट हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन, जल्दी जल्दी रिपीट हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन। तो इस कंडीशन में नर्स इमीडिएट एक्शन क्या होगा? तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शंस जो है वो ज्यादा है। कैसे पता चला जाता है? सर 2 से 3 मिनट में रिपीट होना होता है नॉर्मली, लेकिन यहाँ पर 1.5 से 2 मिनट में ही रिपीट हो रहा है। तो कॉन्ट्रैक्शन क्या है? ज्यादा है। ऑक्सीटोसिन चल रहा है और कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है, तो फिर हाइपर स्टिमुलेशन, और हाइपर स्टिमुलेशन से यूट्रस रप्चर हो सकता है। तो ये सब ना हो उसके लिए इस कंडीशन में अगर कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है तो नर्स का इनिशियल एक्शन क्या होगा? पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आंसर लिख लिया होगा आपने। इस क्वेश्चन का आंसर है स्टॉप द पिटोसिन इन्फ्यूजन। इमीडिएटली ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन को क्या करना है? स्टॉप करना है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बी इसका सही जवाब है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा है, ऑक्सीटोसिन चल रहा है मदर को, साफ ऊपर लिखा हुआ है बीइंग इंड्यूस्ड विद एन इन्फ्यूजन ऑफ ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन को रोकना है क्योंकि कॉन्ट्रैक्शंस ज्यादा है। दिस इज बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये अपन ने पहले भी डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन अपना, द ब्रीदिंग टेक्निक दैट द मदर शुड बी इंस्ट्रक्टेड। ये आपको वैसे ही वन लाइनर के रूप में याद रखना है, पहले हमने कहीं डिस्कस नहीं किया है। तो क्वेश्चन है द ब्रीदिंग टेक्निक दैट द मदर शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू यूज एज द फीटस हेड इज क्राउनिंग इज। तो क्राउनिंग के टाइम पर कौन सी ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में मदर को बोलते हैं? ये आपको क्वेश्चन याद रखना है। कौन सी मैकेनिज्म हो रही है? क्राउनिंग हो रहा है। लेबर की जो मैकेनिज्म ऑफ लेबर होती है उसमें 5वें नंबर का स्टेप कौन सा है? क्राउनिंग होता है। जब बाईपेराइटल डायामीटर कौन सा? बीपीडी 9.5 सेंटीमीटर होता है। ट्रांसवर्स डायामीटर कौन सा? बीपीडी बाईपेराइटल डायामीटर। जो ट्रांसवर्स डायामीटर में सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम ट्रांसवर्स डायामीटर ऑफ फीटल हेड, दैट इज बाईपेराइटल डायामीटर, कितना होता है? 9.5 सेंटीमीटर। ये वल्वा के ऊपर प्रेशर डालता है, वल्वा को स्ट्रेच करता है। इसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं? क्राउनिंग। क्राउनिंग से जस्ट पहले एपिसियोटोमी परफॉर्म करते हैं, जस्ट बिफोर क्राउनिंग एपिसियोटोमी परफॉर्म करते हैं। तो क्राउनिंग के टाइम पे कौन सी ब्रीदिंग टेक्निक के लिए एडवाइस करेंगे मदर को? तो मदर को एडवाइस करते हैं, इसमें से आपको याद रखना है, इस ब्रीदिंग टेक्निक के लिए एडवाइस करते हैं ब्लोइंग। ब्लो करना है तो ब्लोइंग के लिए मदर को एडवाइस करते हैं। ब्लोइंग जो है वो पुशिंग इफर्ट्स को कम करने का काम करेगा। तो इस जितना ब्लोइंग होगा मदर को उतना पुशिंग इफर्ट्स कम लगाने पड़ेंगे, और पुशिंग इफर्ट्स कम लगाने पड़ेंगे तो मदर से एनर्जी का एग्जॉस्टन नहीं होगा, मदर में एनर्जी बची हुई रहेगी। जितना मदर पुशिंग इफर्ट ज्यादा लगाएगी उतना मदर में एनर्जी का लॉस ज्यादा होगा, और मदर में एनर्जी का लॉस होगा, मदर एग्जॉस्ट हो जाएगी, हाइपोग्लाइसेमिक हो गई तो मदर बेहोश हो सकती है। बेहोश हो गई तो फिर लेबर की मैकेनिज्म आगे कंटिन्यू नहीं हो पाएगा। इसलिए क्राउनिंग के टाइम पर कौन सी टेक्निक्स के लिए एडवाइस करते हैं? ब्लोइंग टेक्निक्स के लिए एडवाइस करते हैं। ये आपको वन लाइनर याद रखना है। अगला क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट वन, the nurse should realize that the most common and potential harmful maternal complication of epidural anesthesia। क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ एग्जाम में, इसको भी याद रखना है। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, दिस इज द सेफेस्ट एनेस्थीसिया यूज्ड इन ऑब्स्टेट्रिक। ऑब्स्टेट्रिक में जो एनेस्थीसिया काम में लेते हैं, रीजनल एनेस्थीसिया हो गया, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया, इनफिल्ट्रेशन एनेस्थीसिया, प्यूडेंडल नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया, स्पाइनल एनेस्थीसिया। इन सब में अपन बात करें तो सेफेस्ट एनेस्थीसिया यूज्ड इन ऑब्स्टेट्रिक वो कौन सा है? सर एपिड्यूरल एनेस्थीसिया है। सेफेस्ट एनेस्थीसिया यूज्ड इन ऑब्स्टेट्रिक, जो कि ओबीजी के अंदर यूज करते हैं, वो सबसे सेफेस्ट कौन सा? एपिड्यूरल एनेस्थीसिया होता है। कहाँ एडमिनिस्टर करेंगे? सर नाम में ही लिखा हुआ है, एपिड्यूरल स्पेस के अंदर इसको एडमिनिस्टर करते हैं। कहाँ एडमिनिस्टर करेंगे? एपिड्यूरल स्पेस, यहाँ पर इसको एडमिनिस्टर करते हैं, इस एनेस्थीसिया को एपिड्यूरल स्पेस के अंदर एडमिनिस्टर करते हैं। और साइट की अपन बात करते हैं तो L2 L3, कौन सी साइट से एडमिनिस्टर करेंगे? L2 और L3 वाली साइट से एडमिनिस्टर करेंगे एपिड्यूरल एनेस्थीसिया।
तो इस एपिड्यूरल एनेस्थीसिया का सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन क्या है, मदर के लिए मेन कॉम्प्लिकेशन क्या है, वो आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइपोटेंशन इज द मेन कॉम्प्लिकेशन रिलेटेड विथ एपिड्यूरल एनेस्थीसिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, डी इज द राइट आंसर। एपिड्यूरल एनेस्थीसिया की साइट क्या है, L2 L3। स्पेस कौन सा है, एपिड्यूरल स्पेस, ड्यूरामेटर के ऊपर वाला स्पेस, दैट इज एपिड्यूरल स्पेस। रीजनल एनेस्थीसिया है ये, जो सेफेस्ट एनेस्थीसिया ऑब्स्टेट्रिक में यूज करते हैं। क्लियर है ये क्वेश्चन। तो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया में हाइपोटेंशन मेन कॉम्प्लिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, लेबरिंग क्लाइंट इज टू हैव ए प्यूडेंडल ब्लॉक। कौन सा एनेस्थीसिया दे रहे हैं, प्यूडेंडल नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया दे रहे हैं। अगर दिमाग में रिकॉल हो रहा है, याद आ रहा है आपको, तो हमने पढ़ा था ये प्यूडेंडल नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया किसके लिए देते हैं। प्यूडेंडल नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया सर, प्यूडेंडल नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया वैक्यूम डिलीवरी में काम में लेते हैं। किस में काम में लेते हैं, वैक्यूम डिलीवरी और सर फोर्सेप्स डिलीवरी, इनमें काम में लेते हैं प्यूडेंडल नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया। वैक्यूम एंड फोर्सेप्स डिलीवरी, इनमें प्यूडेंडल नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया काम में लेते हैं। मैंने आपको पढ़ाया था जब वैक्यूम फोर्सेप्स डिलीवरी के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। ये जो एनेस्थीसिया है प्यूडेंडल नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया, ये क्या काम करता है वो मैंने उस टाइम भी बोला था कि क्वेश्चन बनता है, इसको याद रखना है। तो ये जो प्यूडेंडल नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया है, द नर्स प्लान टू टेल द क्लाइंट दैट वंस द ब्लॉक इज वर्किंग शी, क्या काम करेगा और उसको क्या महसूस होगा, ये कंडीशन इसने पूछा है। मतलब ये एनेस्थीसिया देने के बाद मदर जो है उसमें क्या ब्लॉक हो जाएगा, ब्लॉक इज वर्किंग, वंस द ब्लॉक इज वर्किंग शी विल नॉट फील द एपिसियोटोमी, मदर एपिसियोटोमी फील नहीं करेगी। ये एनेस्थीसिया लगा देंगे तो फिर मदर एपिसियोटोमी फील नहीं करेगी, मतलब पेरिनियम में कट लगाएंगे तो मदर को महसूस नहीं होगा। नेक्स्ट, मे लूज ब्लैडर सेंसेशन, ब्लैडर सेंसेशन का लॉस हो सकता है। मे लूज द एबिलिटी टू पुश, जो पुशिंग इफर्ट्स है वो लगाने की एबिलिटी लूज हो सकती है। और विल नो लॉन्गर फील कॉन्ट्रेक्शन, कॉन्ट्रेक्शन फील नहीं होंगे। तो ये जो एनेस्थीसिया है मैंने आपको बताया था, प्यूडेंडल नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया यूटेराइन कॉन्ट्रेक्शंस के पेन को कम नहीं करता है। प्यूडेंडल नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के पेन को कम नहीं करता है। तो यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन वाला पेन फील नहीं होगा, ये तो गलत हो गया। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन वाला पेन तो फील होगा, क्योंकि ये एनेस्थीसिया यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के पेन को रिलीफ नहीं करता। तो सर क्या करता है, तो ये जो एनेस्थीसिया है प्यूडेंडल नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया पेरिनियल डिस्कम्फर्ट को रिलीव करता है। पेरिनियम में जो पेन है उस पेन को रिलीव करने के काम आता है। और एपिसियोटोमी पेरिनियम में ही कट लगा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर मदर को ये एनेस्थीसिया लगाते हैं तो मदर को पेरिनियम में कोई डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं होगा, पेरिनियम में पेन महसूस नहीं होगा। एपिसियोटोमी पेरिनियम में कट लगाते हैं तो वो कट लगाएंगे तो भी मदर को कोई डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं होगा। क्लियर है ये क्वेश्चन। तो प्यूडेंडल नर्व ब्लॉक एनेस्थीसिया क्या काम करता है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस के पेन को कम करता है या पेरिनियल डिस्कम्फर्ट को रिलीव करता है। आपका आंसर होगा पेरिनियल डिस्कम्फर्ट को रिलीव करने का काम करता है। क्लियर है ये क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है अपना नेक्स्ट वन। 5-6 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, इसके बाद इस क्लास को फिनिश करेंगे अपन। ओके, 10-15 मिनट और फिर अपन इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, अ नर्स इज बिगिनिंग टू केयर फॉर ए क्लाइंट इन लेबर, द फिजिशियन हैज प्रेस्क्राइब एन आईवी इन्फ्यूजन ऑफ पिटोसिन। फिजिशियन ने प्रेस्क्राइब किया है, क्या एडमिनिस्टर करना है, पिटोसिन, ये लगाना है, मतलब वही ऑक्सीटोसिन आईवी स्टार्ट करना है मदर को। द नर्स एंश्योर दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्लीमेंटेड बिफोर इनिशिएटिंग द इन्फ्यूजन। ये ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन शुरू करने से पहले क्या चेक करना पड़ेगा। द नर्स एंश्योर दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्लीमेंटेड बिफोर इनिशिएटिंग द इन्फ्यूजन। तो डॉक्टर ने बोल दिया नर्स को कि पेशेंट को ऑक्सीटोसिन चला दो। ऑक्सीटोसिन चलाने से पहले नर्स क्या असेस करेगी मदर के अंदर, ये क्वेश्चन है। ऑप्शन पढ़ते हैं अपन। प्लेसिंग द क्लाइंट और कंप्लीट बेड रेस्ट, पेशेंट को कंप्लीट बेड रेस्ट पे रखना है। कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग, आईवी इन्फ्यूजन ऑफ एंटीबायोटिक्स और प्लेसिंग ए कोड कार्ट एट द क्लाइंट बेड साइड, ये 4 ऑप्शन है। तो देखो ऑक्सीटोसिन चलाना है, ऑक्सीटोसिन यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शंस करेगा, कॉन्ट्रैक्शंस करेगा तो इसका प्रेशर किसके ऊपर आएगा, फीटस के ऊपर प्रेशर आएगा। कॉन्ट्रैक्शंस होंगे तो फीटस के ऊपर प्रेशर आएगा। कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो अपर यूट्राइन सेगमेंट में कॉन्ट्रैक्शंस होंगे, कॉन्ट्रैक्शन होंगे तो अपर सेगमेंट को ब्लड सप्लाई कम होगी, ब्लड सप्लाई कम होगी तो यूट्रो प्लेसेंटल इनसफिशियंसी वाली कंडीशन डेवलप होगी, फीटस का ऑक्सीजन कम जाएगा तो उसका हार्ट रेट जो है वो चेंज हो सकता है। इसलिए ऑक्सीटोसिन चला रहे हैं तो उस कंडीशन में कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग ये कंटिन्यूअसली करेंगे।
क्योंकि ऑक्सीटोसिन लगाने से यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होंगे, उस कॉन्ट्रैक्शन से फीटस के ऊपर स्ट्रेस आएगा। सीएसटी में भी यही पढ़ा था अपने, फीटस के ऊपर स्ट्रेस आएगा तो फीटस का हार्ट रेट जो है वो वेरी कर सकता है, डीएसेलरेशन भी हो सकता है। इसलिए ऑक्सीटोसिन के साथ फीटल हार्ट रेट का मॉनिटरिंग भी जरूरी रहता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन। A nurse is performing an assessment of a client who is scheduled for cesarean delivery. एक मदर के अंदर सीएस करना है, सिजेरियन डिलीवरी करनी है। विच असेसमेंट फाइंडिंग वुड इंडिकेट ए नीड टू कॉन्टेक्ट द फिजिशियन। तो जैसे मदर है उसमें सिजेरियन सेक्शन करना है। अब सिजेरियन सेक्शन करने से पहले जो है वो नर्स ने कुछ असेसमेंट वगैरह किए हैं, तो उसमें से कौन से सही है कौन सा गलत है, मतलब कौन सी कंडीशन है जिसमें सिजेरियन कर सकते हैं और कौन सी कंडीशन है जिसमें सिजेरियन के लिए अभी डॉक्टर को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, इस टाइप से इसमें पूछा है। विच असेसमेंट फाइंडिंग वुड इंडिकेट ए नीड टू कॉन्टेक्ट द फिजिशियन। तो नर्स जब असेसमेंट कर रही है सिजेरियन से पहले, तो उसमें उसको क्या चीज ऐसी दिखी कि उसको इमीडिएटली डॉक्टर को बताना पड़ेगा। बाकी चीजें तो वो नोट कर लेगी, ठीक है, इमीडिएटली डॉक्टर को नहीं बताना है, लेकिन एक चीज उसको असेसमेंट के दौरान ऐसा मिला कि उसको इमीडिएटली डॉक्टर को बताना पड़ेगा। तो वो कौन सी चीज है? पहला ऑप्शन है फीटल हार्ट रेट ऑफ 180 बीट्स पर मिनट, फीटस का हार्ट रेट 180 है। व्हाइट ब्लड सेल काउंट 12,000 है, डब्ल्यूबीसी 12,000 है। मैटरनल पल्स रेट ऑफ 85 बीट्स पर मिनट, मदर का पल्स रेट जो है वो कितना 85 है, और हीमोग्लोबिन जो है वो 11 है। तो इस क्वेश्चन में अगर आपको नॉर्मल वैल्यूज याद है तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। देखो लास्ट डी से चलते हैं। हीमोग्लोबिन 11 है, क्या ये नॉर्मल वैल्यू है? यस सर, 11 हीमोग्लोबिन नॉर्मल है, प्रेगनेंसी के हिसाब से तो सही है, सिजेरियन के लिए भी सही है, तो ये तो नॉर्मल है। 11 हीमोग्लोबिन ये नॉर्मल है, इसको तो लिख देंगे, इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करने की जरूरत नहीं है इसमें। मैटरनल पल्स रेट 85 आ रहा है, ये भी नॉर्मल है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 85 कहाँ सर, पल्स रेट तो जो है वो 72 होता है, हाँ 72 होता है, लेकिन रेंज कितना है? 60 से 100 है, और प्रेगनेंसी में हार्ट रेट बढ़ता है। नॉर्मल 70-72 है, 10 से 15 बीट्स बढ़ जाती है, तो 70 में भी 15 बढ़ गई तो कितना हो गया? 85, ये भी नॉर्मल है, ठीक है, इसमें भी डॉक्टर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करने की आवश्यकता नहीं है। व्हाइट ब्लड सेल काउंट 12,000, हाँ सर। नॉर्मल डब्ल्यूबीसी काउंट 4,000 से 11,000 होता है, क्लियर है। प्रेगनेंसी के टाइम पर डब्ल्यूबीसी काउंट इंक्रीज होता है, तो 11,000 लगभग कितना? 12,000, दैट इज ओके, लगभग आसपास ही है, इतना मिलता है प्रेगनेंसी में, ये भी नॉर्मल है। तो ये तीनों चीजें नॉर्मल है, बी, सी और डी। तो इनमें तो डॉक्टर को इमीडिएटली इन्फॉर्म करने की आवश्यकता नहीं है, बचा हुआ अपने पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज फीटल हार्ट रेट 180 बीट्स पर मिनट। ये सर ज्यादा है 180, नॉर्मल आपको याद हो तो पढ़ा था 110 to 160 बीट्स पर मिनट, ये नॉर्मल है, और यहाँ कितना मिल रहा है? 180 मिल रहा है, मतलब ज्यादा है, तो इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म जो है वो करना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, 180 हार्ट रेट, इमीडिएटली डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट वन, इसके बाद में अगला क्वेश्चन अपना एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में है। ये द नर्स ऑब्जर्व द क्लाइंट एमनियोटिक फ्लूइड एंड डिसाइड दैट इट अपीयर्स नॉर्मल। एमनियोटिक फ्लूइड का असेसमेंट किया और ये नॉर्मल है, एमनियोटिक फ्लूइड है, तो बिकॉज इट इज, तो एमनियोटिक फ्लूइड को नॉर्मल कब कहेंगे? नॉर्मल एमनियोटिक फ्लूइड का क्या अपीयरेंस रहेगा, वो इसमें से आपको चूज करना है। व्हाट इज द नॉर्मल अपीयरेंस ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड, ये आपको इस ऑप्शन में से चूज करना है करेक्ट वन। तो पहला ऑप्शन क्लियर एंड डार्क अम्बर इन कलर, एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर तो होता है, डार्क कलर का नहीं होता है, इसलिए इस ऑप्शन को हटा देंगे अपन। एमनियोटिक फ्लूइड पेल येलो कलर का, लाइट येलो कलर का होता है, डार्क कलर का नहीं होता है, तो डार्क की वजह से इस ऑप्शन को कट कर दिया हमने, पहला ऑप्शन नहीं है इसमें से। दूसरा क्या है? मिल्की ग्रीनिश येलो कंटेनिंग श्रेड्स ऑफ म्यूकस, ग्रीनिश येलो एमनियोटिक फ्लूइड नॉर्मल है एबनॉर्मल है? सर ग्रीनिश येलो ये हमने पढ़ा था सैफरन कलर एमनियोटिक फ्लूइड, कौन सा? सैफरन कलर एमनियोटिक फ्लूइड, ग्रीनिश येलो, ये किसको इंडिकेट करता है सर? पोस्ट मैच्योरिटी को इंडिकेट करता है। ग्रीनिश कलर फीटल डिस्ट्रेस मेकोनियम स्टेन को इंडिकेट करता है, केवल ग्रीन हो गया वो। उसके बाद गोल्डन कलर RH इनकॉम्पेटिबिलिटी को इंडिकेट करता है। फिर ग्रीनिश येलो, दोनों एक साथ, ग्रीनिश येलो, इसका मतलब ये इंडिकेट करेगा पोस्ट मैच्योरिटी को, ये सैफरन कलर कहलाता है, तो ये भी नॉर्मल नहीं है, इसको भी हटाओ। नेक्स्ट इसके बाद एमनियोटिक फ्लूइड क्लियर है, ऑलमोस्ट कलरलेस, लगभग कलरलेस ही है, पेल येलो कलर अपन बोलते हैं, एंड कंटेन लिटिल व्हाइट स्पेक्स, ये है, तो बिल्कुल क्लियर है और ऑलमोस्ट कलरलेस है, ये बिल्कुल सही है।
चौथा ऑप्शन क्लाउडी, ग्रीनिश येलो एंड कंटेनिंग लिटिल व्हाइट स्पेक्स। क्लाउडी भी नहीं होता है, व्हाइटिश भी नहीं होता है, क्लियर होता है, लगभग कलरलेस का मतलब हल्का सा येलो जो है वो दिखाई देता है। जैसे यूरिन की अपन बात करें, पेल येलो कलर का यूरिन, वैसे ही एमनियोटिक फ्लूइड की अपीयरेंस भी रहती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर, एमनियोटिक फ्लूइड की अपीयरेंस कैसी होती है नॉर्मली, ये है क्लियर ऑलमोस्ट कलरलेस। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड। नेक्स्ट वन, अगला क्वेश्चन अपना लियोपोल्ड मैन्यूवियर से रिलेटेड है ये क्वेश्चन। आफ्टर डूइंग लियोपोल्ड मैन्यूवियर द नर्स डिटरमाइन दैट द ऑब्स्टेट्रिकल ग्रिप असेसमेंट करने के बाद नर्स डिटरमाइन दैट द फीटस इज इन द आरओपी। कौन सी पोजीशन है, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। कौन सी पोजीशन है, राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर। अगर आपको याद हो तो पोजीशन हमने पढ़ा था, पोजीशन हमने पढ़ा था 8 पोजीशंस में डिवाइड करते हैं। कितनी पोजीशंस के बारे में पढ़ा था, 8 पोजीशन। दिस वन इज एलओए, दिस वन इज ROA, राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर। कुछ पोजीशंस के बारे में जो है वो हमने डिस्कस किया था। देखो इस क्वेश्चन के अंदर ROP पोजीशन है, ये ऑक्सीपिटल रीजन, दिस इज ऑक्सीपिटल रीजन। ऑक्सीपिटल रीजन किधर की तरफ है सर, ये ऑक्सीपिटल रीजन पेल्विस के राइट साइड में है, तो पेल्विस का लेफ्ट और पेल्विस का राइट। तो पेल्विस के राइट साइड में ऑक्सीपिटल रीजन आ गया, और ये ऑक्सीपिटल रीजन किधर है सर, पीछे की तरफ है। तो राइट साइड में है ऑक्सीपिटल रीजन, और पीछे का मतलब सैक्रम की तरफ है। किधर की तरफ है, सैक्रम। ये पोजीशन है आरओपी। इस पोजीशन के अंदर टू बेस्ट ऑस्कल्टेट द फीटल हार्ट टोन द डॉपलर इंस्ट्रूमेंट कहाँ प्लेस करेंगे। तो पोजीशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन और मैंने किया था, और हार्ट रेट कहाँ चेक करेंगे, उस एमसीक्यू वाले क्वेश्चन के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि किस टाइप से आपको हार्ट रेट चेक करना है, प्लेसमेंट कहाँ करेंगे वो पूछते हैं। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर सिफेलिक प्रेजेंटेशन है तो जस्ट नियर द अम्लाइकस और जस्ट बिलो द अम्लाइकस रखेंगे, और ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो अबव द अम्लाइकस। ये स्टेथोस्कोप का प्लेसमेंट, डॉपलर इंस्ट्रूमेंट का प्लेसमेंट जो है वो रहेगा। अगर सिफेलिक प्रेजेंटेशन है तो अम्लाइकस के पास में या नीचे की तरफ रखेंगे, और अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो अम्लाइकस से ऊपर की तरफ रखेंगे। एक तो मैंने ये बताया था। दूसरा आपको बताया था कि प्लेसमेंट किधर करेंगे, राइट साइड है तो राइट की तरफ, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट की तरफ। राइट साइड का पोजीशन है तो राइट साइड में प्लेसमेंट करेंगे, लेफ्ट साइड का पोजीशन है तो लेफ्ट साइड में प्लेसमेंट करेंगे। ये मैंने आपको बताया था प्लेसमेंट के बारे में। तो अब देख लो इसमें पोजीशन कौन सी, आरओपी। राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर मतलब सिफेलिक प्रेजेंटेशन है। सिफेलिक प्रेजेंटेशन है तो अम्बिलिकस के पास में या उससे जस्ट नीचे की तरफ रखेंगे, और राइट साइड है तो किधर रखेंगे, राइट में रखेंगे। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसको फुलफिल कर रहा है, वही आपका आंसर होगा। तो आरओपी पोजीशन में कहाँ ऑस्कल्टेट करेंगे फीटल हार्ट साउंड को, पहला ऑप्शन अबव द अम्बिलिकस एट द मिड लाइन। अम्बिलिकस से ऊपर की तरफ नहीं सर, अम्बिलिकस से ऊपर नहीं, क्योंकि ये सिफेलिक प्रेजेंटेशन है तो अम्बिलिकस के पास में या नीचे की तरफ होगा। ऊपर की तरफ तो ब्रीच में होता है, इसको हटाओ। अबव द अम्बिलिकस ऑन द लेफ्ट साइड, अम्बिलिकस से ऊपर लेफ्ट साइड में, राइट पोजीशन है तो लेफ्ट में नहीं, इसको भी हटाओ, और अम्बिलिकस के ऊपर तो है ही नहीं। नेक्स्ट, बिलो द अम्बिलिकस ऑन द राइट साइड, अम्बिलिकस से नीचे और राइट की तरफ, बिल्कुल सही है सर, क्योंकि सिफेलिक प्रेजेंटेशन है तो बिलो द अम्बिलिकस होगा, और राइट ऑक्सीपिटो पोस्टीरियर पोजीशन है तो राइट साइड में ही होगा। सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, सी इज द राइट आंसर। ये प्लेसमेंट अपन इस टाइप से चेक करते हैं, कहाँ प्लेस करेंगे, क्लियर है। पहले भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये एक और क्वेश्चन है कि कहाँ प्लेसमेंट करेंगे स्टेथोस्कोप का। लास्ट ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं, बिलो द अम्लाइकस, ये तो सही है, नियर द लेफ्ट ग्रोइंग, लेफ्ट साइड नहीं राइट साइड आएगा, तो ये ऑप्शन भी कौन सा हो गया, गलत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है प्लेसमेंट जो सी है, बिलो द अम्बिलिकस एंड ऑन द राइट साइड। क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे अगला क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। इसके बाद 3 क्वेश्चन और फिर इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। आई नो अब आपका सैचुरेशन आ गया होगा। ए नर्स इज इन द लेबर रूम इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट इन द एक्टिव फेज ऑफ द लेबर। कौन सी फेज की बात कर रहे हैं, एक्टिव फेज ऑफ द लेबर की बात कर रहे हैं। द नर्स इज असिस्टिंग द फीटल पैटर्न एंड नोट्स ए लेट डीएसिलरेशन। ये डीएसिलरेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन इससे पहले भी हमने सॉल्व किए हैं, तो आई थिंक अब इस क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। इतनी बार डीएसिलरेशन के बारे में डिस्कस हमने किया है। तो क्या प्रॉब्लम हो रही है, लेट डीएसिलरेशन हो रहा है। एसिलरेशन में जब भी आपको कंफ्यूजन हो, क्लियर याद रखना है, सीधा व्हील चॉप आपको याद रखना है। जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी व्हील चॉप, ये आपको याद रखना है।
इससे कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। फिर लेट डी एसिलरेशन, तो एल कहां पर है सर, ये रहा लेट डी एसिलरेशन। तो लेट डी एसिलरेशन किस वजह से होता है सर, प्लेसेंटा और यूट्रस की प्रॉब्लम की वजह से होता है। तो लेट डी एसिलरेशन पूछा है मतलब जरूर प्लेसेंटा और यूट्रस की प्रॉब्लम है। और प्लेसेंटा यूट्रस की प्रॉब्लम है तो क्या मैनेजमेंट करते हैं सर, लिखवाया था आपने, ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या है। लेट डी एसिलरेशन मॉनिटर के ऊपर आ रहा है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन इज टू। तो इस अवस्था में लेट डी एसिलरेशन में सबसे अप्रोप्रिएट नर्सिंग एक्शन क्या होगा। तो लेट डी एसिलरेशन मतलब यूटेरोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी है, और यूटेरोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी है इसका मतलब तो सर ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इमीडिएटली। ऑप्शन की तरफ चलते हैं अपन। प्लेस द मदर इन सुपाइन पोजीशन, नेक्स्ट डॉक्यूमेंट द फाइंडिंग एंड कंटिन्यू टू मॉनिटर द फीटल पैटर्न। नहीं, कंटिन्यू तो चलता रहेगा लेकिन मैनेजमेंट भी अप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि लेट डी एसिलरेशन है। नेक्स्ट इसके बाद में एडमिनिस्टर ऑक्सीजन वाया फेस मास्क, फेस मास्क की सहायता से ऑक्सीजन देंगे और इंक्रीज द रेट ऑफ पिटोसिन आईवी इन्फ्यूजन, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन बढ़ाएंगे तो और प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, ऑक्सीजन लगाना पड़ेगा, यही हमने पढ़ा था। लेट डी एसिलरेशन, यूटेरोप्लेसेंटल इनसफिशियंसी, इमीडिएट ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन टू द मदर। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन, a client in labor transported to the delivery room and is prepare for cesarean section। किसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सिजेरियन सेक्शन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो एक मदर को सिजेरियन सेक्शन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। द क्लाइंट इज ट्रांसफर टू द डिलीवरी रूम टेबल एंड द नर्स प्लेस द क्लाइंट इन। तो उस कंडीशन में कौन सी पोजीशन देंगे। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि सिजेरियन सेक्शन करते हैं तो कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। देखो नॉर्मल लेबर के लिए कौन सी पोजीशन है सर, लिथोटॉमी पोजीशन है। लिथोटॉमी पोजीशन में लेग्स ऊपर की तरफ और फुट जो है वो सपोर्टेड रहते हैं स्टायरअप के अंदर, लेग्स सेपरेटेड इस टाइप से रहेंगे, फुट सपोर्टेड रहेंगे स्टायरअप के अंदर, ये कहलाता है लिथोटॉमी पोजीशन। दिस इज द बेस्ट पोजीशन फॉर नॉर्मल लेबर। लेकिन यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, सिजेरियन सेक्शन की बात कर रहे हैं। तो सिजेरियन के लिए कौन सा पोजीशन होगा, वही आपका आंसर है इसके अंदर। तो पोजीशन के बारे में ये क्वेश्चन है। ट्रेंडेलनबर्ग पोजीशन विद द लेग इन स्टायरअप, लेग्स तो स्टायरअप में रहते हैं लेकिन ट्रेंडेलनबर्ग पोजीशन नहीं रहता है, हटाओ इसको, ये नहीं है। सेमी फाउलर पोजीशन विद ए पिलो अंडर द नीज, सेमी फाउलर पोजीशन की भी बात नहीं करते अपन नॉर्मल लेबर में। प्रॉन पोजीशन विद द लेग्स सेपरेटेड एंड एलिवेटेड, प्रॉन पोजीशन बिल्कुल नहीं रहेगा, इसको भी हटाओ। तो सर बचा हुआ तब एक ही ऑप्शन बचा है, ये इसका आंसर है। इसका मतलब बिल्कुल डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी क्या है, सुपाइन पोजीशन रहेगी विथ ए वेज अंडर द राइट हिप, सुपाइन पोजीशन और राइट हिप के नीचे की तरफ एक सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो राइट हिप ऊपर की तरफ आएगा तो लेफ्ट किधर जाएगा, थोड़ा नीचे की तरफ जाएगा और लेफ्ट की नीचे की तरफ है। दिस इज द बेस्ट, ये वीनस रिटर्न को भी सही रखने का काम करेगा। तो राइट साइड के हिप के नीचे थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो मदर की सुपाइन पोजीशन की अपन बात करेंगे तो ये राइट की तरफ से थोड़ा एलिवेशन रहेगा, लेफ्ट की तरफ हो जाएगा, इस टाइप से रहेगा और सुपाइन पोजीशन जो है वो रहेगी। दिस इज बेस्ट फॉर द सिजेरियन सेक्शन। अगर लिथोटॉमी पोजीशन आता आंसर, वो अगर क्वेश्चन पूछते कि नॉर्मल लेबर के लिए कौन सा पोजीशन है। ओके, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट वन, ये भी डी एसिलरेशन से रिलेटेड है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब तो ये डी एसिलरेशन वाले आराम से इसका आंसर आप सॉल्व कर सकते हैं, फटाफट सॉल्व करते हैं इसको। नर्स इज मॉनिटरिंग ए क्लाइंट इन लेबर, द नर्स सस्पेक्ट अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन, नर्स को लग रहा है कि अम्बिलिकल कॉर्ड का कंप्रेशन हुआ है। अब देखो अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन, तो VEAL और CHOP क्या प्रॉब्लम लिखी हुई है, इससे पहले वाले में हमने लेट डी एसिलरेशन के बारे में लिखा था। यहाँ नर्स को लग रहा है कि कॉर्ड कंप्रेशन है, कॉर्ड कंप्रेशन, कॉर्ड C, तो C ये रहा सर कॉर्ड कंप्रेशन, मतलब वेरिएबल डी एसिलरेशन की बात हो रही है। कौन से डी एसिलरेशन की बात हो रही है, वेरिएबल डी एसिलरेशन। वेरिएबल डी एसिलरेशन में क्या करते हैं, पोजीशन चेंज करते हैं सर, लिखा था हमने। अर्ली डी एसिलरेशन में कोई मैनेजमेंट नहीं करना, जैसे ही बच्चे का हेड पेल्विस से निकल जाएगा ऑटोमेटिकली हार्ट रेट बच्चे का नॉर्मल हो जाएगा। लेट डी एसिलरेशन में मदर को इमीडिएटली ऑक्सीजन लगाना है और वेरिएबल डी एसिलरेशन में मदर की पोजीशन को चेंज करना है। ये फर्स्ट एक्शन जो है वो रहते हैं। तो यहाँ पर कौन सा डी एसिल कॉर्ड कंप्रेशन लिखा है, अच्छा सर कॉर्ड कंप्रेशन है, मतलब ये तो वेरिएबल डी एसिलरेशन की बात हो रही है और वेरिएबल डी एसिलरेशन में पोजीशन को चेंज करते हैं। चलते हैं आगे और इसको पढ़ते हैं और फिर ऑप्शन देखते हैं क्या इसमें। If which of the following is noted on the external monitor tracing during a contraction,
तो एक्सटर्नल मॉनिटर के ऊपर जो पैटर्न दिखाई देगा वो कौन से डीएसिलरेशन का दिखाई देगा। तो क्वाड कंप्रेशन में सीधा सा है, कौन सा डीएसिलरेशन है सर, वेरिएबल डीएसिलरेशन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, बी, दिस इज वेरिएबल डीएसिलरेशन, अम्बिलिकल कॉर्ड कंप्रेशन। क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन आज के इस लेक्चर का, हम इसके बाद इस लेक्चर को फिनिश करते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन था अबाउट द वेरिएबल डीएसिलरेशन। तो आज के लेक्चर को जो है वो हम यही फिनिश कर रहे हैं इस क्वेश्चन के साथ में। अगले लेक्चर में इन्हीं एमसीक्यू सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। पढ़ते रहिएगा, रेगुलर स्टडी करते रहिएगा। अब आपका एग्जाम बहुत ही नियर बाई है। अब पता नहीं ये यूट्यूब पे कब अपलोड होगा। कोशिश तो ये है कि एग्जाम से पहले आपके ये यूट्यूब पे अपलोड हो जाए, ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट जो है वो इसका मिल सके। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।